आपके ज़माने में तो शायद वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते होंगे बच्चों को मारने के। हमारे ज़माने में तो बहुत सारे झाड़ू, थापियां और चिमटे। आपके ज़माने में चिमटे यूज नहीं होते। तो वाले साहब के लिए ये बहुत ज्यादा जो बाइस सुनकी थी, वो कहते भी होते थे, देखो फिर लोगों ने कहना है कि सारी दुनिया के बच्चे डॉक्टर बना दिए और अपना बच्चा जो हमारा हमारी जिंदगी का इख्तिताम है। अगर तुमने कोई जो तलबा तंजीम ज्वाइन कर ली, ना पढ़ सकोगे और तुम जेलों में धक्के खाते फिरोगे और ये इस तरह की चीजें। हमारी दादियों को हाथ लगाया कि जी आप जो है 5% में मान जाए। अब मसला ये है कि 5% में हमारा नहीं जा रहा था। जब अनाउंस हुआ तो मेरा अनाउंस हो गया। और यकीन करें कि मुझे आज भी वो जो अल्फाज हैं हमारे साथ सुबह के याद हैं, और मुझे आज भी वो अल्फाज याद आते हैं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उस वक्त भी निकली। ग्रेजुएशन 5 साल में कर लेते हैं और 15 साल उसके बाद कुछ भी नहीं करते। सही है। तो वो हमने ऐसा नहीं किया। हमने उसके बाद एक एक लम्हा अपना जो है वो डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों में अंदर भी, जैसे कि आपने बताया बीमा है, जल खिदमत है, इन चीज़ों में लगाया है। तो वो लग शुक्र है कि उसके बाद नहीं टाइम तय हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब मेडिकल कॉलेज की जानिब से पॉडकास्ट का एक सिलसिला स्टार्ट करने लगे। तो सबसे पहले उसमें हमने काफ़ी गुफ्तशनीद के बाद ये सोचा कि अपने जो मोस्ट सीनियर हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा ऑन करते हैं, ऑन तो वैसे सारे सीनियर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके साथ ज़रा गपशप हमारी ज़्यादा रहती है, हमारे करीब है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो PMC के ग्रेजुएट हैं और इस टाइम पे फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर हीमाटोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद उन्होंने MPhil भी हीमाटोलॉजी में किया हुआ है, PhD भी की हुई है। एक ही टाइम के अंदर वो अल खिदमत के अंदर डायरेक्टर भी हैं, सुंदस फाउंडेशन के अंदर भी हीमाटोलॉजिस्ट हैं, और उसी टाइम के अंदर चुगताई लैब के अंदर HOD भी हैं, और उसी टाइम के अंदर वो FIC को भी ओवरऑल रन कर रहे हैं, उसकी लैब को देख रहे हैं, हीमाटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा पीमा जो है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन फैसलाबाद के भी सदर। इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाले एक शख्स, इनका नाम डॉक्टर मुबश्शिर रज़ाक है। आज हम उनके पास आए। तो सर आप कैसे हैं? जी वेलकम। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बिजी पढ़ाई के शेड्यूल के अंदर से टाइम निकाला और मुझ नाचीज़ को आपने इतनी इज्जत बख्शी कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, और मेरी ज़िंदगी के तजर्बात से आप आगाह होने के लिए आ गए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक हूँ, सेहत मेरी अच्छी है और मामूलात भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नब साहब, आपने हमें टाइम दिया, ये हमारी भी खुशकिस्मती है। तो नब साहब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो अपनी थोड़ी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपका ओवरऑल ताल्लुक किस जगह से है, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका बचपन कैसा था, आप शरीर थे या शरीफ थे, क्या था बचपन के अंदर जो ओवरऑल आप हमसे शेयर करना चाहें? जी बचपन तो आम बच्चों की तरह ही, जैसे शरारत होती है बच्चों की, वैसे ही थी। मैं घर का बड़ा बच्चा था। 1976 मेरी पैदाइश है, 19 सितंबर को, और 49 ईयर्स का तकरीबन होने वाला हूँ मैं। और बचपन मेरा ताल्लुक बहुत सारे शहरों से। मुझे बहुत सारे लोग जंग की रेफरेंस से जानते हैं, मेरा बचपन जंग में गुजरा। और बहुत से लोग मुझे गोजरा की निस्बत से जानते हैं क्योंकि हमारा जो आबाई गांव है वो गोजरा में है। और बहुत से लोग फैसलाबाद की निस्बत से जानते हैं क्योंकि जवानी फैसलाबाद के अंदर गुजरी। और बहुत सारे लोग मुझे लाहौर की रेफरेंस से जानते हैं क्योंकि मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वो लाहौर में हुई। तो अब गुज़श्ता 9-10 साल से मैं दोबारा फैसलाबाद के अंदर हूँ। तो ज़िंदगी की आखिरी इनिंग्स होपफुली फैसलाबाद के अंदर ही होगी। तो बचपन जो था वो काफ़ी शरारत करते हुए गुजरा। बहुत ज़्यादा मार भी खाई वालिदैन से। और हम आपके ज़माने में तो शायद वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते होंगे बच्चों को मारने के। हमारे ज़माने में तो बहुत सारे झाड़ू, थापियां और चिमटे। आपके ज़माने में चिमटे यूज़ नहीं होते। हमारे ज़माने में चिमटे बड़े यूज़ होते थे। तो हम इतना ज़िच करते थे अपने पेरेंट्स को कि वो बेचारे जो है ना, वो उनका सब्र, वो थे भी, हमारे पेरेंट्स भी देहाती लोग थे। तो वो देहात में तो आपको पता है कि बच्चों को इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जाता।
तो जी शहरों में तो होता है ना कि बच्चों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है, ये वो इस तरह की चीजें होती हैं। जी, ये सारी चीजें साथ साथ। तो देहात में तो इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अच्छा नासब, ये बताएं कि मेडिकल फील्ड में आना हमेशा से एक चैलेंज रहा है, जाहिर सी बात है। अब के दौर में देखें या पीछे जाएं, तो आपका मेडिकल फील्ड में आना कैसे हुआ और उस टाइम पे कितना टफ था? जिस तरह आजकल एमडी कैट वगैरह है, ऐसे टेस्ट है, मतलब टफ चीज है, तो उस टाइम कितना मुश्किल था और आपका इस तरफ रुझान कैसे बना? देखिए, टफ असल में मेरे ना काफ़ी सारे फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न डॉक्टर्स हैं। तो उसमें से 2-3 कज़न तो हमारे घर में रह के डॉक्टर बने। मेरे कज़न्स थे, अब्बू के भतीजे थे। अब्बू मेरे टीचर थे, तो वो गाँव से जिसने भी पढ़ना होता था वो हमारे पास आ जाता था। तो वहाँ रह के डॉक्टर बने। तो वालिद साहब के लिए बहुत ज़्यादा ये, मैं जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो वालिद साहब के लिए ये बहुत ज़्यादा जो बाइस सुबकी थी, वो कहते भी होते थे, देखो कि लोगों ने कहना है कि सारी दुनिया के बच्चे डॉक्टर बना दिए और अपना बच्चा जो आवारा फिरता है। तो वो उस महफिल में शायद जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ज़माने में वो इस तरह की काउंसलिंग और उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था बच्चों के दरमियान। तो बस वो मेरे ख्याल में कोई शर्मे दिला के हमें या कोई बेइज्जतियाँ करके हमें पढ़ने के लिए बिठा ही दिया उन्होंने। बहरहाल बस बैठे तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने ज़हन तो दिया ही होता है हर बंदे को। असल चीज़ तो है कंसंट्रेशन की और फोकस की। तो वो जब कंसंट्रेशन की, फोकस किया, तो फिर पढ़ाई भी कर ली, फिर नंबर भी आ गए, तो डॉक्टर भी बन गए। तो कर तो हर बंदा ही सकता है, ज़ाहिर है कि वो तो इंटरेस्ट की बात है। ठीक है ना सर, पीएमसी जब आए तो पीएमसी का माहौल कैसा था? क्या रैगिंग वगैरह थी? और ओवरऑल जिस तरह अभी तो बहुत कम रुझान है, लेकिन सुनने को आया कि उस टाइम पे मतलब काफी ये सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप एक था, रैगिंग भी हुआ करती थी, सीनियर्स को देखकर जो जूनियर्स हैं उनकी काम पे टांग जाती थी। तो इस हवाले से आप क्या हमें बताना चाहेंगे? उस टाइम के एक्सपीरियंसेस बताएं थोड़े। हाँ जी, होता था। लेकिन मेरे जो मैंने बताया ना कि मेरे कज़न्स इधर डॉक्टर्स थे, कुछ सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे बचा लिया। तो फिर बाद में जमीयत के पास आ गया, जमीयत वालों ने तो फिर वैसे ही बचा लिया फूलिंग से, क्योंकि जमीयत के पास जो जमीयत के साथ के लोगों के साथ जो लड़का घूम रहा होता था, उसको तो जरूरत नहीं होती थी किसी की, उसको छेड़े बुला भी ले कोई कि फूलिंग आज कर। भी ऐसा ही है ना तो सर? रिगिंग होती थी, लेकिन वो दूसरी हमारी तलबा तंजीम होती थी, वो भी मेरे दोस्त ही होते थे। तो उनके हॉस्टल्स में काफ़ी ज़्यादा फूलिंग होती थी, लोगों को काफ़ी हद तक ह्यूमिलिएट भी किया जाता था, और इवन के उनको बरहना करके और उनको बाज़ का तशद्दुद भी कर दिया जाता था। तो ये चीज़ें थी उस वक्त, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती रही कि हम शुरू से जमीयत के साथ ही वाबस्ता हो गए। ठीक। सर जब आप पीएमसी में आए तो जमीयत किस हद तक फाल थी और ओवरऑल आपका क्या कंसेप्ट था? जाहिर सी बात है, पहला था तो जमीयत के बारे में अक्सर ये एक ओवरऑल राय भी समझी जाती है कि लोग नेगेटिव तारुफ लेके आते हैं। तो उस टाइम पे क्या सीन था? आपको जमीयत से तारुफ कैसे हुआ और क्या परसेप्शन थी आपकी जमीयत के बारे में उस टाइम? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कज़न जो है ना, वो मेरे से जस्ट कुछ अर्सा पहले ही ग्रेजुएट यहाँ से होके गए थे, और वो बड़ा ही टफ टाइम था तलबा तंजीमों का, आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा, और इंतज़ामिया के साथ, शहरी इंतज़ामिया के साथ, पॉलिटिकल एलीट जो शहर की थी उसके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ लड़ाई झगड़े। तो वो इतना अच्छा टाइम नहीं था स्टूडेंट्स, पीएमसी का स्टूडेंट होना कोई इतने बाइस से फ़ख्र और बाइस से इफ्तिखार चीज़ नहीं थी। तो उस टाइम में मेरा तो अच्छा ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बस वो मेरे कज़न ही मुझे छोड़ के गए थे, तो उन्होंने तो बताया हुआ था कि ऐसे ये तो बस तुम्हारी ज़िंदगी का इख्तिताम है, अगर तुमने कोई जो तलबा तंजीम ज्वाइन कर ली, ना पढ़ सकोगे और तुम जेलों के धक्के खाते फिरोगे, और ये इस तरह की चीज़ें फीडबैक था। लेकिन जब आए तो उस वक्त देखा कि तलबा तंजीमों के दरमियान कंपटीशन था, हेल्थी भी कह सकते हैं, लेकिन बल था कंपटीशन। हेल्थी इस तरह की जिस तरह जिन चीज़ों को हम अच्छा समझते हैं, ज़ाहिर है कि लोगों का ज़रा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होता है, और जिन चीज़ों को लोग अच्छा समझते हैं, जैसे गाना बजाना, हल्ला गुल्ला, हम उसको ठीक नहीं समझते। तो इस तरह का कंपटीशन था, यानी कि हम उसको ठीक नहीं समझते थे, लेकिन पर वो हम कुछ चीज़ करते थे तो वो लोग भी कुछ चीज़ करते थे। तो इस तरह का था, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन ये है कि वो इस तरह की चीज़ थी। तो इस तरह का माहौल था। पीएमसी की जो जिसे कहते हैं ना ट्रेडमार्क जो था ना, वो स्ट्राइक थी। तो हम जिस दिन पहले दिन आए उस दिन स्ट्राइक थी कॉलेज के अंदर। पहले तो दिन पहले दिन स्ट्राइक थी। तो वो इससे अंदाजा लगा लें कि कैसा तारुफ रहा। लेकिन यह है कि बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों से इंटरेक्शन हुआ, फिर दोस्तियां हुई और फिर चीज़ें खुली, तो फिर चीज़ें ठीक होती गई।
ऐसा उस दौर में जमीयत कैसे काम करती थी, कैसे रुकावटें उस दौर में, मतलब जिस तरह के आज ओवरऑल चैलेंजेस हैं, उस टाइम पे क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या रुकावटें आ जाती थी तो जमीयत के काम में जो है ना वो पेशरफ्त नहीं होने देती? अच्छा, उसमें जो उस वक्त जो रुकावट थी ना, जो दूसरी तलबा तंजीम थी, उसकी लोकल शहर की सतह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन था पॉलिटिकल एलीट के साथ। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के साथ उनके काफ़ी इंटरेक्शन थे, और हमारे उस तरह के नहीं थे। ज़ाहिर है कि हम तो उनके मुखालिफ थे, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम होता था शहर के अंदर, इवन के कॉलेज के अंदर भी फंक्शन करने में प्रॉब्लम होता था, लेकिन कर लेते थे बहरहाल, क्योंकि स्टूडेंट का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा था कि इंतज़ामिया उसके सामने घुटने टेक देती थी कि, और स्टूडेंट ने क्या कहना है, देखिए जी, जमीयत का क्या काम है, जमीयत का काम दरस कुरान है, स्टडी सर्कल है, बुक फेयर है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, या इस तरह की कोई एक्टिविटी है, तो इस पे तो कोई नहीं रोकता। तो इसलिए वो इस तरह का प्रेशर होता था कि वो कर देते थे। बाकी जो दूसरी तंजीमें काम करती थी उनकी ज़रा और एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उनको चूंकि पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल थी तो इसलिए वो भी कर लेते थे, तो उस बुनियाद पे झगड़ा भी हो जाता था। तो इस तरह की चीज़ें थी बहरहाल उस वक्त। अच्छा नसर, जमीयत में आने के बाद कभी ये महसूस हुआ कि नजरियाती तशद्दुद की वजह से अपने दोस्तों से दूर हो गए हों? नहीं, हम लोग नहीं हुए वैसे। हमारी क्लास में भी दूसरी तंजीम के लोग थे, हम जमीयत के थे, तो हमारी दोस्ती रही उनके साथ थ्रू आउट रही, और अभी भी है दोस्ती। यानी कि अभी भी वो जो, अब तो उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, अब व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए, फेसबुक ग्रुप्स बन गए, फिर अब तो इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी क्लास के काफ़ी लोग, जो एक हमारी क्लास का जो ग्रुप है उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और मिलते जुलते भी रहते हैं, कभी कभार साल में एक आध दफ़ा, और इंटरेक्शन रहता है। कोई बाहर से आया हो तो उसको लोग, वो भी मिलता है आके इधर, तो इस तरह की चीज़ है। लेकिन बहरहाल था, लेकिन इस तरह का जमीयत की साइड से नहीं था कि नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से, क्योंकि देखिए जमीयत से मुराद ये है कि आप एक दीन की तहरीक है और उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं। तो दीन की ट्रू स्पिरिट आपको ये तो नहीं सिखाती कि आपका नज़रिया कि आप लोगों से दूर हो जाएं, आप तो यही सिखाती है कि आप लोगों के साथ मिक्स होते रहें। तो लेकिन चूंकि मसरूफियत इस तरह की होती थी कि ज़ाहिर है कि पढ़ाई जो होती थी वो हमारी कुछ चौथी पाँचवीं तरजीह होती थी, और मसरूफियत इस तरह की होती थी कि लोगों से बहुत ज़्यादा, जो दूसरे लोग होते थे उनसे मिलने का इतना नहीं टाइम मिलता था, अपने कारकुनान से तो बहुत अच्छा होता था। और इस वजह से शायद किसी के जहन में अगर हो कोई ऐसा तालिब इल्म जो जमीयत से ताल्लुक़ ना रखता हो या दूसरी किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, वो शायद ये सोच सकता हो कि जी ये नाज़िम साहब हैं या ये जो जमीयत के कारकुन हैं, ये हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेटिव किस्म का बिहेवियर रखते हैं, लेकिन अंदर जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो मसरूफियत इस तरह की होती थी कि शायद उसमें उलझे हुए एक बंदा, हर चीज़ें बहुत सही आगे पीछे हो जाती। नसब एज ए जूनियर हमें बड़ा एक सस्पेंस होता है कि उस टाइम क्या वाक़यात हुआ करते थे। वाक़यात तो खैर बहुत होते थे, लेकिन कोई ये ऐसा सनसनीखेज वाक़या है जो आज तक आपको याद हो, थोड़ा फ़नी भी हो, या किसी भी किस्म का ऐसा वाक़या जो आज तक आपको याद हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? वो वाक़या थोड़ा सा लंबा है, शायद मैं पहले भी सुना चुका हूँ, मैं थोड़ा पॉडकास्ट में शॉर्ट दोबारा भी करके। सुना देता हूँ। वो बेसिकली था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा, हमारे ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी थी, कि 75% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो दाखिला जाएगा, उससे कम पे दाखिला नहीं जाएगा। हमारी कॉलेज इंतजामिया ने कहा जी ठीक है, हम 75% पे दाखिला भेजेंगे। तो हमारी क्लास में मेरे ख्याल में 75% अटेंडेंस पे सिर्फ 5 बंदों का दाखिला जा रहा था, तकरीबन 250 की क्लास थी। तो वो कॉलेज की इंतजामिया ने खुद ही देखा कि भाई ये तो काम गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने तौर पे उसको जो है ना 75 से 60% कर लिया। 60% में 10 बंदे और ऐड हो गए, तो फिर भी 250 से ऊपर के लोग जो थे ना वो उनका दाखिला नहीं जा रहा था। फिर अच्छा। कॉलेज इंतजामिया ने देखा कि अच्छा 50% करके देखते हैं। 50% पे किया तो उस वक्त को 50 लोगों को जा रहा था, 200 का फिर भी नहीं जा रहा था। तो कॉलेज ने इंतजामिया ने कहा कि नहीं भाई ये बस 50% से हमने नीचे नहीं आना, तो अब इसको कम वट में 200 बंदे सप्ली में दें, खैर है। तो वो फिर उस पर स्ट्राइक हो गई, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्ट्राइक हो जाती थी, उस पर स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक हो गई, मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में इंतजामिया से हुई, वो इंतजामिया करते 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 25% पे आ गई। तो 25% पे भी तकरीबन 100 लोगों का दाखिला जा रहा था। कोई 150 के करीब उस वक्त भी बाहर थे। वो फिर करते करते जो है वो ना 5% पे आ गई इंतजामिया ने कहा भी टोकन के तौर पे कुछ तो हमारी इज्जत रख लो।
तो उस 5% 5% पे ना उन्होंने हमारी दाढ़ियों को हाथ लगाया कि जी आप जो है 5% पे मान रहे हैं। अब मसला ये है कि 5% पे हमारा नहीं जा रहा था। तो हमने कहा सर इस मरतबा आप रहने दें, इसको ये अगली सिलसिला अगली मरतबा कर लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। एक दफा मुखालिफ तलबा तंजीम ने स्ट्राइक करवाई, कोई टेस्ट का कुछ सिलेबस का इशू था, तो वो हमारे एक दो कारकुन ही गए हुए थे उस वक्त कॉलेज। तो उन दो कारकुनों ने अकेले ने टेस्ट दे के आए वो, हालांकि फेल वो भी थे उसके अंदर, लेकिन यह है कि वो चूंकि मुखालिफ तलबा तंजीम को काउंटर करना था, उनकी स्ट्राइक को नाकाम करना था, तो उन्होंने टेस्ट दे दिया बैठ के, उनकी स्ट्राइक नाकाम हो गई। इस तरह की चीजें बहुत होती थी, फिर लड़ाई शड़ाई भी होती रहती थी। एक दफा लड़ाई हुई, वो कुछ मुखालिफ तलबा तंजीम ने लड़कियों को तंग किया, दुपट्टे शपट्टे उनके खींचे, तो वो फिर उस वक्त लड़ाई काफी ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा होगी लड़ाई। वो 2-3 दिन तक चलती रही, फिर उसमें लोग जख्मी भी हुए और गिरफ्तारियां भी हुई और जेल तक भी बात गई काफी हद तक, यानी कि वो काम हिला, यानी कि काफी टेंस बॉल भी होता था। हाँ जी, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि अगले साल से लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया कि अब रिगिंग नहीं होगी, उसका ये फायदा हुआ। उसके बाद से ये नहीं वो टर्निंग पॉइंट था। अगर आज रिगिंग कम हो रही है या नहीं हो रही है ना, तो मेरा ख्याल है कि इस वाक्य का डेफिनेटली कोई ना कोई होगा, तो लोगों को वो अशरों तक वो वाकया याद रहा। साहब आप सन 2001 के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब मेडिकल कॉलेज के नाज़िम भी रहे, तो कैसा तजर्बा रहा, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ नया किया जो आज तक मतलब वो आपकी तरफ से स्टार्ट हुआ था और आज तक मतलब चल रहा हो? देखिए आम तलबा के लिए ना शायद नाज़म कोई बहुत पावरफुल किस्म की चीज़ होती है, या कोई बहुत ख्वाहिश होती है इन चीज़ों की। ये हकीकत है कि जब हमारे नाज़िम सूबा थे, उन्होंने ये इंतखाब हुआ, तो उस वक्त मैं यानी कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग जिम्मेदारी नहीं उसको अवॉइड करते हैं, उससे जान छुड़ाते हैं, तो वो जिम्मेदारी मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरी लग जानी है, क्योंकि उसमें सीनियर मोस्ट मैन था और मैंने लोगों को कन्विंस करके, अपने जूनियर कारकुनान वगैरह को कन्विंस करके, तो मैंने एक और बंदे के लिए तैयार कर लिया था उनको, अच्छा कि ये इसको बना देते हैं। तो से बड़ा वो मैंने इतनी कर ली थी अंदर खाते। तो लेकिन जब अनाउंस हुआ तो मेरा अनाउंस हो गया। और यकीन करें कि मुझे आज भी वो जो अल्फाज हैं हमारे नाज़िम सूबा के याद हैं, और मुझे आज भी वो अल्फाज याद आते हैं, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उस वक्त भी निकल गई थी। मैं एक दफ़ा, जिसे कहते हैं ना कि दुनिया मेरी कलाबाजी खा गई, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि हुआ गया मेरे साथ ये उस वक्त सूरत हाल थी। और नाज़िम होना जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई ग्लैमर या कोई ये पोस्ट नहीं है, ये कोई आप समझ लें कि ये लाइबिलिटी है नाज़िम होना, ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, यानी कि आपने अपनी तवानाइयाँ खर्च करके ये करना होता है। मुझे याद है कि 1 साल मेरी जिम्मेदारी रही, तो शायद 1 साल में मैं कभी 2 घंटे से ज़्यादा सो सका हूँ। शायद मुझे याद नहीं है वैसे। तो सारी सारी रात जागते थे, कारकुनान का आगे पीछे उनकी नमाज़ों को देखना, उनको लेके जाना, उनका लिटरेचर को देखना और उनके मामूलात को देखना, नई नई चीज़ें। इज्तिमाई उम्मीदवार के लिए मैं 1 हफ्ता पहले से तैयारी करता था, उसके पॉइंट्स नोट करता था, लोगों को तैयार करता था, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम था ये। तो ये इन्हीं किस तरह का है सूरत। ठीक है। अच्छा नाज़िम साहब, इंतज़ामिया के साथ उस टाइम पे आपके ताल्लुकात कैसे थे एज़ अ नाज़िम, और उसके अलावा कभी सस्पेंशन या वार्निंग मिली? नहीं, सस्पेंशन वार्निंग कभी नहीं मिली। इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात ठीक थे, यानी कि बुरे ताल्लुकात नहीं थे। बेसिक उसकी वजह ये थी, हम लोग मुअद्दब लोग थे। मेरे वाले साहब बहुत ज़्यादा इस जमीयत और स्टूडेंट पॉलिटिक्स, मैंने बताया ना मेरा कज़न रहा था, मेरा अबू का भतीजा, तो वो सारी फीडबैक देता था कि जी कॉलेज में क्या हुआ, लड़ाई होगी, फायरिंग होगी, ये चीज़ होगी। ये नहीं कि मेरे से 5-7 साल पहले की बात है। तो जब वो लोग जब मैं गया तो उनको ये पता चल गया कि ये जमीयत में भी चला गया, तो ज़ाहिर परेशान होते थे इन चीज़ों से। तो वो फिर घर से भी हमारी तरबियत थी और जमीयत की वजह से भी तरबियत थी कि हमने टीचर के साथ कभी नहीं करनी। एक दफ़ा हमारे एक साथी ने हमारे एक टीचर के साथ हल्की सी बातचीत कर दी थी, हमने वापस आके उस साथी को
इज्तिमाई अरकान में बिठा के उसकी क्लास ली पहले, और उसको साथ लेके गए टीचर के प्राइवेट क्लिनिक पे। उसकी हमने उससे माफ़ी मंगवाई, उस टीचर के साथ। अच्छा, हाँ जी। यानी कि एक अच्छा स्टेप है हाँ जी, टीचर का। हमने ऐसे नहीं उनको, टीचर के साथ हम थे। और अब वो एक दफ़ा मेरे वाले साहब आए इधर हॉस्पिटल से, कॉलेज से लेने के लिए मेरा फीडबैक। तो अब्बू ने वैसे ही पूछा कि जी ये बड़ी बदतमीजी करते होंगे, ये करते होंगे। तो हमारे टीचर थे रियाज हुसैन डब साहब, प्रिंसिपल भी रहे, बड़े मोहतरम हमारे टीचर ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं खान साहब, ये नाफरमान नहीं है, बदतमीज बिल्कुल नहीं है, अच्छा, इनका कोई माशाल्लाह। लड़का भी बदतमीज नहीं है। ये बस इनका ये मसला है, ये उधर नहीं आते, कॉलेज नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने हमारे इखलाक और किरदार के वाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी नहीं, ये उस वाले से ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि टीचर एक आपकी एब्सेंस में आपके बारे में गवाही दे आपके वालिदैन को। अच्छा नाज़ साहब, ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामिया के साथ कभी न कभी टकराव तो हो ही जाता है ना, मतलब बहुत सारी ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके ऊपर टकराव हो जाता है। कभी आपका टकराव हुआ हो, और क्या वो टकराव असूली बुनियादों पर ही होता था या वैसे मतलब जमीयत अपना रौब जमाने के लिए भी कुछ करती थी? नहीं, जमीयत ने रोब, देखिए जमीयत ने क्या रोब रोब जमाना है, जमीयत हुँ, ने क्या करना है, जमीयत ने बुक फेयर करना है, ठीक है। हुँ, कॉलेज इंतजामिया में या हुकूमती कोई भी जो इदारा है उसमें बुक फेयर करवाने की अहलियत नहीं है, हुँ, ठीक है। पूरे फैसलाबाद में नहीं है कि कोई अच्छा बुक फेयर अरेंज कर सके और लोगों को डिस्काउंट भी मिल सके और क्वालिटी भी मिले, और एक शरई उसूलों के मुताबिक ना कोई मिक्सिंग हो, ना कोई हल्ला गुल्ला हो, कोई बदनज़मी भी ना हो। तो जमीयत ने यही करवाना है, या जमीयत ने स्पोर्ट्स का कोई टूर्नामेंट करवा देना है। हुँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं जमीयत की। हाँ, फीसों के हवाले से एक दफ़ा हुआ था प्रॉब्लम, इजाफा हुआ था, उसमें भी स्ट्राइक होगी जैसे मैंने बताया है कि अच्छा, स्ट्राइक जो था हमारा, एक पूरा इम्तियाज था। तो फीसें बढ़ी नहीं, एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, डबल ट्रिपल हो गई थी। हुँ, तो वो जब स्ट्राइक हुई तो वो फिर इंतजामिया ने दफ़ा वापस ले लिया। वो इस तरह का एक दफ़ा हुआ था इख्तलाफ। बाकी जो वार्निंग या सस्पेंशन वाली बात है, तो मैं तकरीबन जमीयत में एक्टिव ईयर्स जो थे 3-4 साल थे, तो 3-4 साल में रोजाना ही डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने हमें तकरीबन पेश होना पड़ता था। अच्छा, या हमने किसी के खिलाफ दरखास्त दी होती थी, या हमारे खिलाफ आई होती थी किसी तालब इल्म की तरफ से। अच्छा, तो उस वाले से जो है ना टीचर्स के साथ काफ़ी हमारी रही। एक दफ़ा तो हमारा वाइवा हो रहा था, हुँ, फाइनल ईयर का वाइवा था। तो हमारे एक टीचर हैं, उनकी नज़र मेरे पे पड़ गई। अच्छा, वो जिस स्टूडेंट का वाइवा ले रहे थे वो भी जमीयत के रुकन थे, मुबशर सुल्तान भाई लाहौर में होते हैं। अच्छा, तो उनका वाइवा ले रहे थे, तो वो मेरी तरफ बैक थी उन टीचर की। तो उन्होंने जब ऐसे ही थोड़ी सी करवट ली और थोड़ा सा घूमे, तो उनकी नज़र मेरे पे पड़ी। हुँ, तो वो दूसरे मुबशर भाई को कहते हैं, मुबशर जल्दी करो, अभी तो मैंने खलीफा राशिद का वाइवा लेना है। उन्होंने मुझे, तो मेरी मेरी जिम्मेदारी थी जमीयत की उस वक्त। तो इस तरह का उन्होंने खलीफा राशिद की जो टर्म है ना वो मेरे लिए यूज कर दी। अभी तो मैंने तुम्हारे खलीफा राशिद का वाइवा लेना है। तो बस इस तरह की चीजें स्टूडेंट्स जो ना अच्छे हवाले से पहचानते थे। हाँ। अच्छा ना साहब, एक और भी तासुर है कि जमीयत जो है ना जब भी कोई काम करवाती है ना नफसियाती दबाव डाल के ना काम करवाती है तलबा से या ओवरऑल इंतजामिया से। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसकी कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? लेकिन नफसियाती दबाव इंतजामिया से तो ज़ाहिर है कि नफसियाती तो नहीं, इंतजामिया पे सियासी दबाव हो सकता है। सियासी दबाव से मुराद ये है कि आप 100 बंदे इकट्ठे होकर जाएंगे तो सियासी दबाव है। तो ठीक है। आपने ज़ाहिर है कि कोई इलीगल फेवर तो नहीं लेनी। आपने अगर हॉस्टल का कोई काम है आपका, तो वो उसके लिए जा रहे हैं आप, और या कोई कॉलेज का काम है तो उसके लिए जा रहे हैं, कोई जेन्युइन इशू तभी जाएंगे ना आप। बिल्कुल तो ऐसे। ये ना सिर्फ जमीयत बल्कि कोई और भी तलबा तंजीम होगी वो ऐसी जाएगी, ठीक हम्म, है। और कोई भी तलबा तंजीम या जमीयत इसलिए तो नहीं जाएगी कि हम पेपर सारे खाली छोड़ के आ गए हैं तो हमें पास कर दिया जाए, ठीक है, इससे नहीं हम्म, जाएगी इस। और इसके लिए जितना मर्जी आप सियासी दबाव डाल लें, आपको पास नहीं किया जाएगा। तो काम वही होता है जो हो जाता है, जो होना होता है। तो यानी कि इस तरह नहीं असूलों की होता, बुनियाद पर जो उसूलों की मसले। बुनियाद पे होती है ये चीज़, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल। मेडिकल स्टूडेंट जो है वो दुनिया की मेडिकल सबसे मुश्किल और सबसे टफ पढ़ाई है। तो बिल्कुल ऐसे। इसमें इसमें दुनिया के ज़हीन तरीन लोग आए होते हैं, हम्म, ठीक है। तो आप ज़हीन तरीन लोगों को उल्लू तो नहीं बना सकते ना। बिल्कुल ऐसे। एक दफ़ा बना लेंगे, 2-3 दफ़ा तो नहीं बना सकते।
बिल्कुल ऐसा। तो लोग कन्विंस होते हैं, लोगों को कन्विंस किया जाता है, फिर ही लोग आपके साथ चलते हैं। ना सब अभी जो ये क्वेश्चन है, ये आपने हमें ज़रूर आंसर करना है कि जमीयत की किसी भी पॉलिसी से कभी इख्तलाफ किया? अच्छा, उसमें कुछ सियासी काम होते हैं ना, जैसे कि अब देखें, जैसे आपने कहा कि इख्तलाफ किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ स्ट्राइक करनी है किसी वजह से, तो देखिए वो तो है, तो स्ट्राइक तो एक इलीगल काम है। तो उसमें बाज का यूँ होता था कि हम मुझे लगता था कि ये इस मौजू पे स्ट्राइक नहीं बनती, तो मैं खुल के बोल देता था कि जी जी मैं इस पे कन्विंस नहीं हूँ। तो इसी तरह कोई, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि रोड ब्लॉक करना है, ठीक है, तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ, अभी भी नहीं होता, मैं अभी भी उन फैसलों पे कहता हूँ कि नहीं, रोड ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि रोड ब्लॉक आप अपना राइट लेने के लिए किसी दूसरे का राइट तो नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये आपकी दीन का असूल भी है और शरई असूल भी है और एक इखलाकी असूल भी है। तो आपका अपना राइट उस वक्त तक है जब तक किसी दूसरे का राइट हर्ट नहीं होता। अगर उसका राइट हर्ट हो गया तो फिर तो आपका राइट नहीं रहा, फिर तो आप यानी कि चले गए इलीगल जोन में चले गए। तो इस तरह की चीजें होती थी, मैं बोल देता था, लेकिन असल में अगर एक नज्म की तरफ से फैसला हुआ है और एक मौजूदा जो भी आपकी शूरा है या जो भी आपकी टीम है वो फैसला करती है, अक्सरियती बुनियाद पे अगर फैसला होता है तो फिर हम उसको मानते भी थे। सही हम है। उसको ये नहीं है कि इताअत नज़म जो है, मैं अगर समझूं जमीयत के अपने उसमें ट्रेनिंग में, तो हम्म। उन चंद एक चीज़ों में शामिल है जो कि मुझे मिली, जिसको मैंने, जो अदरवाइज शायद मेरे अंदर ना होती। अच्छा ना सब, बाकी पहले भी हमारा कुछ इस बात पे डिस्कशन हुई है, कभी कोई ऐसा खुलेआम बाकी सियासी ग्रुपों के साथ तसादुम हुआ हो कॉलेज के अंदर या हॉस्टल के अंदर, जो कि बड़ा हाईलाइट हो गया हो, मतलब वो वाकयातन जो है ना एक ड्रोना किस्म का हो? पहले तो आपने एक मेंशन किया, इसके अलावा कोई और आपके माइंड में हो जो वाकई जमीयत का डायरेक्ट हो गया हो और हाँ वो जी, बड़ा हाईलाइट हुआ? हाँ जी, वो हुआ था। वो भी हम शायद फर्स्ट ईयर में थे या सेकंड ईयर में थे, उस वक्त ही हुआ था। तो हमारे दो लड़के थे, उनको मुखालिफ तलबा तंजीम उठा के ले गई और फिर झगड़ा हुआ, फिर हमने भी उनके दो लड़के उठा के ले आए। वो इस तरह करके था कोई। लेकिन असल में पता क्या है, हर ज़माने की अपनी जो होती है ना, होती हैं चीज़ें होती हैं, अपनी चैलेंजेस ज़रूरतें होते हैं। होती हैं, अपने अपनी हर ज़माने की चीज़ें होती हैं। हम्म। और अब हम सोचते हैं तो सोचते हैं कि यार वो चीज़ें ठीक नहीं थी, हमें पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड जो चीज़ आपकी काम आती है वो फिर आपका दीन से ताल्लुक और आपका प्रोफेशन, वो ही चीज़ें काम आती हैं। तो इस तरह का हुआ था एक मरतबा, और काफ़ी वो बढ़ गया था। उसमें भी कोई फायरिंग वगैरह होती रही और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई, काफ़ी चीज़ें हुई थी, इंतजामिया भी इन्वॉल्व हुई। वो फिर हमने उनके दो बंदे वापस किए, उन्होंने हमारे दो बंदे वापस किए, वैसे करके होता था। उन्होंने हमारे बंदों पे काफ़ी तशद्दुद किया था, हमने उनके बंदों पे तशद्दुद नहीं किया था। सही। तो इस तरह करके था। अच्छा नज़र, आपके दौर की जमीयत और आज की जमीयत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? आज के चैलेंजेस क्या और उस टाइम के क्या चैलेंजेस थे? मतलब ओवरऑल जो डिफरेंस अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप बताना चाह रहे जी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उस वक्त हमारे टाइम में ज़्यादा थी हैं? और हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया होता था। तो आज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उस तरह नहीं है, इंतजामिया हाँ, का इंटरफेरेंस कम। है, लेकिन उसके साथ आप डील कर सकते हैं इजीली, क्योंकि बिल्कुल आपका ऐसे। ज़ाहिर स्टांस इस तरह का नहीं होता कभी भी हुँ, कि आपने एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं होती। तो वो इसलिए आज के चैलेंजेस जो है ना, मेरा ख्याल है प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं। हुँ, तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को अपने जो असल काम है पढ़ाई, और उससे भी जो बुनियादी काम है आपके दीन से ताल्लुक, ये दो चीज़ें इस वक्त चैलेंज है। और मेरा ख्याल है कि दीन से ताल्लुक जो कायम रखना, बनाना और उसको बढ़ाना एक अच्छा खासा चैलेंज बन चुका हुआ है सोसाइटी के अंदर। ये सोशल मीडिया फ़ोन्स और ये यूट्यूब, फेसबुक और इन चीज़ों की वजह से अब जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अ, ये नहीं कि सोच भी नहीं सकते थे, और आज वो नॉर्म बन चुकी है। हुँ। अच्छा नसर, ये भी एक तासुर है कि जमीयत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं या कोई ख़ास मिजाज के लोगों के लिए, या इस तरह के कोई नया बंदा आता है वो सोचता है कि पता नहीं ये मौलवी टाइप होंगे या क्या, मतलब ये ओवरऑल सबके लिए इसके दरवाजे खुले होते हैं या कोई ख़ास मिजाज के लोगों के लिए? देखें, जमीयत एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम्म। जमीयत के अंदर वही चलेगा जो ऑर्गेनाइज होकर चलना चाहता है, बिल्कुल। ठीक है। वो कहता है कि
जमीयत कहती है कि आपने इस टाइम हमारा एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है? दरस कुरान होता है, ठीक है, बिल्कुल स्टडी ऐसे, सर्कल होता है, स्टडी सर्कल। या कोई पढ़ाई का प्रोग्राम होगा, या कोई हम्म। मीटिंग होगी, या कोई दरस कुरान कुरान हाँ, या कराने कुछ का कोई स्पोर्ट्स इवेंट होगा। मीटिंग होगी, यही प्रोग्राम है ना आपके। बिल्कुल ऐसे। तो वो कहता है जी नहीं, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ, तो वो तो नहीं चल सकता था। नहीं चल ठीक सकता। है। तो जो बंदा खुद ऑर्गेनाइज होकर चलना चाहता है हम्म। वो यकीनन जमीयत का हिस्सा बन सकता है। ठीक है। और जमीयत का हिस्सा बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई कोई टैग है आप लगा लेंगे तो उससे आप जमीयत का हिस्सा बन जाएंगे, या आप कोई शक्ल आपकी चेंज हो जाएगी, या वो हम्म। कपड़े आपको पहना दिए जाएंगे, या वो हम्म। आपको कोई टोपी इस तरह की लेनी पड़ेगी, या कुछ वो ऐसी चीज़ नहीं है जमीयत। हम्म। जमीयत बेसिकली एक तहरीक का नाम है जो कि दीन की ट्रू स्पिरिट को सोसाइटी के अंदर नाफिज करना चाहती है। ठीक बिल्कुल है। ऐसे। तो जो बंदा ये चाहता है वो ज़ाहिर है हमारा हिस्सा है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए आपको ऑर्गेनाइज हो। फिर आपने कहीं भी जॉब करते हैं कोई करते हैं तो आपको उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो इधर भी ऐसे ही है कि ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करें फिर आके। और वो कोई देखें, जो बंदे शायद ना जमीयत में हो उनको ये फील होता है वो शायद जी ये हलफ पढ़ा लेंगे तो ये तो साइन करवा लेंगे तो पता नहीं कोई। अब जब अंदर आ जाते हैं तो समझ तो आपको उस वक्त आती है कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको तो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है चीज़ों को करने में। तो ये जमीयत इज़ ओपन फॉर एवरीवन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मसला नहीं है। ऐसा, आज आपका माशाल्लाह इतना नाम है फैसलाबाद में, ओवरऑल बोन मरो बायोप्सी हो या हेमाटोलॉजी का जो फील्ड है उसमें आपके लेवल के मतलब ओवरऑल बड़े कम डॉक्टर्स पाए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें पीएमसी का कितना हाथ है, यानी कि पीएमसी ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हेल्प आउट किया, और ओवरऑल जमीयत का इसमें क्या रोल है? देखिए जमीयत ने जो हमें दीनी चीज़ों पर हम एक साइड पर रखने को, अब आप प्रोफेशन की तरफ आ गए हैं तो हम प्रोफेशन की बात करेंगे। जी। जमीयत ने जो मुझे चीज़ सिखाई वो थी HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम्म। जमीयत में 100 बंदे होते हैं, उसमें 100 के 100 बंदों का मिजाज अलग अलग होता है। बिल्कुल ऐसा है। और उनमें से कोई बंदा 10% परफॉर्म कर सकता है, कोई बंदा 50% परफॉर्म कर सकता है, कोई बंदा 90% परफॉर्म कर, कोई 100% परफॉर्म करता है। तो आप अगर 10% वाले बंदे से कहेंगे कि मैंने इसे 100% लेना है तो आप 10 से भी जाएंगे, फिर आपको 10 भी नहीं मिलेगा, वो बंदा भाग जाएगा। और अगर आप 100% वाले बंदे से को 50% काम देंगे तो फिर आप वो बंदा 50% से भी जाएंगे, तो वो बंदा काम नहीं करेगा, वो काम ज्यादा करने की आदत है। तो बिल्कुल ये ऐसा। चीज मैंने ना जमीयत से सीखी कि सही। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे मैनेज करना है। सही। और मेरा ख्याल है कि ये सेल्फ अप्रेजल ना हो अगर, तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ जहाँ रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ जहाँ काम किया है, उन लोगों के अभी मुझे फ़ोन कॉल आती है सही है कि सर माशाल्लाह। आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मैंने कभी किसी की छुट्टी नहीं रोकी, मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं लगाई, मैंने कभी किसी के खिलाफ लिख के नहीं दिया। और सब लोगों को की इज्जत की और मोहब्बत की, और उन लोगों ने जवाबन इज्जत और मोहब्बत दी। तो ये एक कामयाबी का राज होता है। और जो बुनियादी उसके बाद जो अगली चीज़ प्रोफेशन के अंदर है ना, वो देखिए प्रोफेशन के अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ, प्रोफेशन के अंदर पैसा जो है ना वो चौथे नंबर पे आता है। सही। ठीक है। पैसा हम्म। चौथे नंबर पे आता है। प्रोफेशन में नंबर 1 जो चीज़ आती है ना वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट आती है। आप सही। खुद डेवलप करते हैं अपने आप को, अब नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, करते हैं, प्लान हम्म। करते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को। और दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी जो है वो अ, लोगों को आपसे फ़ायदा पहुंचता है। सही। और लोगों को आपसे फ़ायदा पहुंचता है तो लोग फिर मज़ीद लोग आना शुरू होते हैं आपके पास। एक बंदे को आपने ठीक किया, वो 4 बंदों को और मज़ीद लेके आएगा। सही। यानी कि ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो ये है वो आपको रिकग्निशन मिलती है सही। कि यार ये देखो, जैसे कि आप बात करें जी आप जैसा कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह की ये रिकग्निशन ऐसे मिलती है कि बिल्कुल ऐसे। लोग बनाते हैं इस रिकग्निशन को। और तो चौथे नंबर ये पे। ज़ाहिर आपने मेरे से तो नहीं सुना कि मेरे जैसा कोई नहीं, ये तो बिल्कुल। आपने इधर उधर से सुना होगा ना लोगों से, बिल्कुल ऐसे। तो लोग कहते होंगे। हम्म। तो ये है। ये वैसे मैं इससे भी इख्तिलाफ करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। बस ये है कि अल्लाह मियाँ ने करम थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पे कर दिया तो मशहूर ज़्यादा कर दिया। बिल्कुल ऐसे। तो वरना और हकीकत यही है कि हम इस काबिल नहीं हैं।
जैसे कि आप मेरे इंटरव्यू में भी सुन रहे हैं, मेरी बातों से भी सुन रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट लाइफ कैसे गुजरी, बचपन कैसे गुजरा। तो इससे तो बहुत अच्छे अच्छे लाइक लोग जो हैं वो अ, उनको आप जानते भी होंगे। तो ये बिल्कुल। अल्लाह का करम है सारा, इसमें पर्सनल कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो चौथी चीज़ है वो पैसा है, इन चीज़ों के पीछे पीछे आ रहा है पैसा। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आप लोगों को इखलास दें, लोगों को ठीक करें, और उस मरीजों की जेब की बजाय उनकी बीमारी पे नजर रखें, बिल्कुल ऐसा। तो उससे आपको हर चीज मिलेगी। पैसा तो पीछे पीछे आ ही रहेगा, वो तो ऐसी चीज नहीं है कि ना आए। नसब, ग्रेजुएशन का सफ़र आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तो इस हवाले से जो हमारा जो पहला सेशन है उसका आखिरी क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन पे कितना अरसा लगा, 5 साल में मुकम्मल कर दी या मतलब कोई और स्पेसिफिक टाइम इस पर लगाना पड़ा? अच्छा, हमारे टाइम में ना ये चीज इतनी ज्यादा काउंट नहीं करती थी हम्म, कि 5 साल लगे हैं या 10 साल लगे हैं या 15 साल लगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 15 साल में ग्रेजुएशन की और आज अच्छा। बड़ा अच्छा सेटअप चला रहे हैं अपना को। हम्म, ठीक है, तो हमारा भी टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। तो अच्छा। वजह उसकी ये थी, मेरा नहीं ख्याल उसमें कुछ जमीयत का या किसी और का कसूर, हमारे अपना ही कसूर था, क्योंकि अच्छा। हम बचपन से ही ये नहीं कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा नहीं थे। हम्म, तो वो अपने टाइम जाया करते थे बस, और क्या है। तो वो टाइम जाया करने में इधर भी थोड़ा टाइम जाया कर दिया। लोग होते हैं ग्रेजुएशन, लोग समझते हैं कि एमबीबीएस के बाद जो है ना वो आप बस अब जिंदगी मुकम्मल होगी। हम्म, फी जमाना है एमबीबीएस में, और सिंपल कोई बीए बीएससी कर लें उर्दू में इंग्लिश में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इस वक्त। हम्म, ठीक है, बीए बीएससी करके भी आपको 25,000 की नौकरी मिलती है, और आजकल एमबीबीएस करके भी 25,000 की नौकरी मिलती है। ठीक है, तो असल चीज है उसके बाद आपने क्या किया। तो उसके बाद नहीं हमने टाइम जाया किया, उसके बाद भी लोग असल टाइम उसके बाद जाया करते हैं। हम्म, ग्रेजुएशन 5 साल में कर लेते हैं और 15 साल उसके बाद फिर कुछ भी नहीं करते। सही है। तो वो हमने ऐसा नहीं किया, हमने उसके बाद एक एक लम्हा अपना जो है ना वो डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों में अंदर भी, जैसे कि आपने बताया पीमा है, जल हम्म, खिदमत है, इन चीज़ों में लगाया है। तो सही। वो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद नहीं टाइम ज़ाया हुआ। बस अब इसके बाद आप माशाल्लाह आगे डिवीजन में भी आए, उसके अलावा सूबा के अंदर आपकी बज़्म पैगाम की भी जिम्मेदारी रही। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? यानी कि ये तो एक ओवरऑल देखा जाए तो एक कॉलेज की सतह तक था, तो वो ज़रा डिवीजन और ओवरऑल सूबे के लेवल पर था, तो वो क्या तब्दीलियाँ देखी, उससे जो नए एक्सपीरियंसेस हासिल हुए वो क्या थे, या ओवरऑल बज़्म पैगाम के लिए आपकी कोई इनोवेशन हो तो वो हमसे आप डिस्कस करना चाहें? अच्छा, फैसलाबाद डिवीजन में मेरी जिम्मेदारी रही, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, 4-5 महीने ही मेरी जिम्मेदारी रही थी। अच्छा। तो उसमें भी यही होते थे, देहातों के गांव के दौरे होते थे, और टोबा टेक सिंह, जंग, फैसलाबाद, हुँ, ये डिवीजन के हिस्से थे। तो वो इन्हीं देहातों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कोई प्रोग्राम अरेंज करते थे, उसमें जाना होता था। तो हुँ, बज़्म पैगाम में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बज़्म पैगाम में हमने एक चीज़, उस वक्त हमारे नाज़िम सूबा थे, उनके साथ मिलके एक चीज़ की कि हमने डोनेशन इकट्ठा करके हमने शाहीन सेट बनाए। अच्छा। हमने को 500 या कोई 1000 शाहीन सेट्स बनाए। शाहीन सेट वो उस लिटरेचर का नाम है, किताबें 8-10 छोटी छोटी कहानियों की और हुँ, थोड़ी बहुत कुरान की और अहादीस की छोटी छोटी किताबें जो कि स्कूल के बच्चों को पढ़नी चाहिए। हुँ, वो हम जाते थे स्कूल्स के अंदर, उन उन बच्चों को पर्सनली हर बच्चे को उसका शाहीन सेट दे के आते थे। अच्छा, तो माशाअल्लाह। ये हमने एक ना नई चीज़ की थी, तो उसका सही। काफ़ी चर्चा रहा। हुँ, उसकी प्रिंटिंग भी हुई, और उस ज़माने में वो काफ़ी रहा, और मेरे ख्याल में आज भी ये चीज़ जो है ना वो करनी चाहिए कि पर्सनल लाइब्रेरी जो है वो हर बंदे की होनी चाहिए। जिसको, और ये बचपन से आप बच्चों को आदत डालें कि उनके पास लाइब्रेरी हो अपनी। जो लोग अफोर्ड करते हैं बच्चों को लैपटॉप लेके दें, वो उनकी हुँ, अपनी कस्टडी में हो। बच्चों से मुराद ये है कि 6ठी 7वीं 8वीं के जो बच्चे होते हैं हुँ, उनमें ये चीज़ें आप कर सकते हैं, सही। उनको उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज करने के लिए। नसब, आपकी ग्रेजुएशन माशाल्लाह मुकम्मल हुई, स्टूडेंट लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जमीयत के साथ बहुत अच्छे वाक़यात हुए, बहुत कुछ आपने सीखा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ अर्सा प्रैक्टिस नहीं की, उसकी कोई वजह हमसे शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, प्रैक्टिस जो है ना, देखें, ये बात नहीं है वैसे कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। हुँ, मैं जॉब्स करता रहा हूँ शुरू से। मैं अच्छा, हाउस जॉब के दौरान ही जॉब करनी मैंने शुरू कर दी थी। अच्छा। क्योंकि मैंने स्किल्स इस लेवल पे एक्वायर कर ली, जैसे मैंने बताया ना कि ग्रेजुएशन के बाद टाइम नहीं ज़ाया किया, तो हुँ, उस दौरान हाउस जॉब के दौरान ही ऐसी स्किल्स डेवलप कर ली कि लैब्स हमें जॉब दे देती थी। जॉब में करता रहा, तो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई भी करनी होती है। हुँ, तो ये एमफिल किया, फिर पीएचडी में दाखिला लिया।
तो वो चीज़ें भी करते रहा साथ साथ, और साथ साथ जॉब भी करता रहा। सरकारी नौकरी थी वो भी करता रहा साथ साथ। तो जो एज अ प्राइवेट क्लिनिशियन जो था, प्राइवेट क्लिनिक नहीं था, प्राइवेट क्लिनिक मैंने 2017 में बनाया। सही है। 15-16 साल के बाद, क्योंकि उससे पहले तो पहले लाहौर में थे, 15-16 साल वहाँ पे रहे। तो वहाँ पे कोई इस तरह की बनी नहीं। एक दो दफ़ा कोशिश की उधर करने की, लेकिन लाहौर में उस वक्त ना सोशल मीडिया का दौर था, कोई इस तरह की एडवर्टीजमेंट भी नहीं थी। तो वो पर ये था कि जहाँ पे कुछ आप किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हों, किसी कंसल्टेंट हो कहीं पे, तो फिर आपकी प्रैक्टिस चलती थी। तो वो 2-3 जगह करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। फिर मेरी ट्रांसफर होगी, मैं इधर आ गया। तो इधर आने के 1 साल के बाद ही मैंने शुरू कर दिया था। तो फिर सोशल मीडिया भी आ गया, इस पे एडवर्टीजमेंट और लोगों से फिर मिलना जुलना, वो फिर चल पड़ा काम। अब अल्लाह का शुक्र है। सब आपने जो फील्ड चुना हीमेटोलॉजी का, ओवरऑल मेडिकल फील्ड के अंदर बड़ा खुश सब्जेक्ट जो है वो समझा जाता है, और डॉक्टर इससे बड़ा भागते हैं। आपने इसका चुनाव कैसे किया, या ओवरऑल कोई आपका इंटरेस्ट था या क्या था? असल में इसको पढ़ने में खुश्क है। उसकी वजह यह है कि आप वैसे पढ़ते हैं ना, मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिसिन में सीएलडी के पेशेंट्स होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं। वो आप पेशेंट्स देखते भी हैं और उनको पढ़ भी लेते हैं, तो आपको याद रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। हेमाटोलॉजी के पेशेंट्स होते बहुत कम है, और वो फिर पेशेंट चूंकि नजर नहीं आता, तो इसलिए आपको पता भी नहीं चलता कि होता क्या है। तो इसलिए जब इस फील्ड में आ गया तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, ये ठीक है। इसमें इंटरवेंशन भी है, इसमें लैब का वर्क भी है, इसमें रिसर्च भी है, इसके अंदर पेशेंट्स भी हैं, क्लिनिकल भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो इसलिए इसमें मजा आया फिर। ठीक है। सब आपने माशाल्लाह एमफिल भी किया और आपकी पीएचडी भी जारी है, तो इन तमाम चीज़ों के दरमियान सबसे मुश्किल तरीन मरला आपको कौन सा लगा, जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये तो मतलब एक नाइटमेयर की तरह है कि इतना मुश्किल सब्जेक्ट मैंने चुन लिया, और मुश्किल तरीन मरला आप शेयर करना चाहें? अच्छा, सब्जेक्ट के हवाले से कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो आप अपने प्रोफेशन चूज करना है ना, तो ये आपके लिए भी है कि आपने जब अपना प्रोफेशन चूज करना है तो उसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यू शुड लव योर प्रोफेशन। ठीक है, आपको जिस चीज से प्यार हो करना आपने वही है। ठीक है, फिर आप चलेंगे। अगर आपको प्यार हो मेडिसिन से, आप सर्जन बन जाएं और सारी उम्र फारिग बैठेंगे आप। और आपको प्यार हो सर्जरी से और आप मेडिसिन में फिजिशियन बन जाए, तो सारी उम्र फारिग बैठेंगे, काम नहीं। इंटरेस्ट जरूरी है। आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन जो है वो आपका पैशन होना चाहिए। तो मेरा पैशन था, मैं 4th ईयर से ही, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो गई थी, माइक्रोस्कोप और ये सारी चीज़ें, फिर उसमें पेशेंट्स, उनके प्रोसीजर्स। तो मैंने हाउस जॉब भी इसी के अंदर की, मैंने मेडिसिन सर्जरी में हाउस जॉब नहीं की, हाउस जॉब इसी में की। तो वो फिर वही चीज़ है कि आपने जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए, फिर चीज़ें मुश्किल नहीं रहती। तो प्रोफेशनली मुझे मुश्किल का कभी एहसास नहीं हुआ। तो नसब बोन मैरो बायोप्सी जो है ये एक बड़ा मतलब टफ काम है। बाकी ओवरऑल फैसलाबाद के डॉक्टर्स भी जो हैं मैक्सिमम आपकी तरफ रेफर करते हैं, तो इसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस है? ये ओवरऑल आपका इसमें ज़्यादा तजर्बा है, इसके अंदर ओवरऑल पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, या क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि ये इसमें जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस चीज़ को समझने के लिए? देखें, हेमाटोलॉजी, मैं आपको थोड़ा सा अगर अगर लंबी बात करूं तो वो ये है कि हेमाटोलॉजी जैसे कि आपका लिवर है, ठीक है, लिवर आपका टिश्यू है, किडनीज आपके टिश्यू हैं, हार्ट, उसके बाद लंग्स, ये सारे आपके टिश्यूज हैं। इसमें ब्लड भी आपका टिश्यू है, ठीक है, लेकिन ब्लड इज लिक्विड। ठीक है, ये माया सूरत में है और ये घूमता रहता है। लिवर में प्रॉब्लम होगा तो उसका सीटी स्कैन हो सकता है, उसका एमआरआई हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है, वो उसकी सारी चीज़ों को पता चल जाता है कि ये फलां जगह पे, फलां सेगमेंट के अंदर, फलां लोग के अंदर ये चीज़ पड़ी है, तो इसको क्या करना है, वो सारा पता चल जाता है। ब्लड में प्रॉब्लम डिजॉल्व होता है, ठीक है, वो किसी खास जगह पे नहीं होता कि अब इधर है तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, मूव कर रहा है, उसके अंदर डिजॉल्व है। तो इसलिए, और बहुत चूंकि ब्लड हर जगह पे जा रहा है, लिवर में ब्लड जा रहा है, ब्लड जो है वो किडनी में भी जा रहा है, तो बहुत सारे ये दूसरे ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स भी अपने साथ ले आता है। ठीक है, और ब्लड की कमी जो है वो 80-90% ऑफ द टाइम्स इज अ साइन। वो भी डिजीज नहीं होती इटसेल्फ, वो साइन होता है किसी न किसी और ऑर्गन की बीमारी का, सिस्टेमिक डिजीज का।
तो इस बात को कहने का मकसद ये है कि कोई 300-400 डिजीजेज हैं जो कि ब्लड के ऊपर इफेक्ट करती हैं या ब्लड की अपनी बीमारी हैं। उसमें लुकीमियाज भी हैं, उसमें लिम्फोमाज हैं, जी। ब्लड के और प्रॉब्लम्स हैं, रेड सेल्स के प्रॉब्लम्स हैं, प्लेटलेट्स के प्रॉब्लम्स हैं, वाइट सेल्स के प्रॉब्लम्स हैं, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें अब आते हैं बोन मैरो की तरफ। आम टिश्यू में ये होता है कि जैसे कि लिवर है ना, लिवर का नॉर्मल टिश्यू डिफरेंट है, लिवर के कार्सिनोमा का टिश्यू डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसे उसके ओवरऑल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट। किडनी में जो है वो एडनोकार्सिनोमा डिफरेंट है, लेकिन किडनी की अपना जो चीज डिफरेंट है। इस तरह ब्रेन को ले लें, ब्लड में ऐसे नहीं है, ब्लड में वही सेल है, ठीक है, वो बीमारी में उसकी परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है, तो वो बीमारी बन जाती है, अदरवाइज वो नॉर्मल टिश्यू है। सही, ठीक है। वहाँ उसमें कुछ एक्सप्रेशन का, सरफेस एक्सप्रेशन होते हैं टिश्यूज के, उसका फर्क हो सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। पहले तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है ना, ठीक है ना, पहले तो आपने उसको अपनी आई से आइडेंटिफाई करना है, और आई से आइडेंटिफिकेशन में फर्क नहीं होता, मामूली से फर्क होता है, वही आपकी एक्सपर्टीज है, उसी से आपने उसको पकड़ना है। तो आप जब बोन मैरो करते हैं तो आप जब उसकी प्रोसेसिंग, उसकी स्लाइड आपके सामने आ जाती है, तो फिर आप वो 300-400 डिजीजेस आपके जेन के अंदर, उसका डिफरेंशियल आपके जेन में हो, तो तब आपने स्लाइड लगानी है ऊपर। फिर आप पकड़ेंगे जी हाँ जी ये इन 400 बीमारियों में से ये इस स्लाइड के ऊपर मौजूद है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपने मैं जब बोन मैरो करता हूँ, मैं पेशेंट का एग्जामिनेशन सर से लेके पाँव तक उसका पूरा डेटा पढ़ता हूँ पहले, कि ये पिछले 3 साल से इसको बीमारी है, तो सब 3 साल ये पहले शुरू कहाँ से हुई, उस वक्त इसने कौन से टेस्ट करवाए, उनका रिजल्ट क्या है, 3 साल पहले का रिजल्ट, बिल्कुल बेस से पकड़। फिर उसको उसकी पूरी 3 साल की हिस्ट्री में पढ़ता हूँ और उसकी पिक्चर बनाता हूँ, उसमें फिर उस पिक्चर को उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ इंटीग्रेट करता हूँ। फिर मैं अपना एक क्लिनिकल सस्पिशन बनाता हूँ अपने जेन के अंदर। मैं जब मरीज को बोन मैरो करने के लिए हाथ लगाता हूँ, उससे पहले मैं 95% डायग्नोसिस बना चुका होता हूँ। अच्छा, फिर मैं मरीज को हाथ लगाता हूँ कि हाँ जी अब इस मरीज को ये है, अब इसको ये निकलना है। सही। और मैं अपने काउंटर चेक के लिए, अपने क्यूसी चेक के लिए, क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए, मेरा जो बोन मैरो हिस्ट्री का फॉर्म है मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं उसको मैंने खाना बनाया हुआ है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ के मरीज को देख के वहां पे वो लिखना है इसका डायग्नोसिस क्या है, ताकि जब निकले डायग्नोसिस क्या है तो मैं फिर टैली करूँ कि हाँ भी मैं कितना सही था, मैं कितना गलत था। जी मैंने अपना काउंटर चेक रखा हुआ है। तो जब इस लेवल पे आप काम करेंगे तो फिर तो जाहिर है कि आपको नहीं को इतनी प्योरिटी होगी तो सब ओवरऑल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो ल्यूकेमिया है वो मतलब काफी हद तक ना बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है एज ए हेमाटोलॉजिस्ट इसकी ओवरऑल वजूहात क्या हैं? कहीं डाइट में मसले आ रहे हैं या जेनेटिक्स के ज़्यादा मसले हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को चेक भी करते हैं, या इसके अलावा कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं? क्या खास चीज़ है जिसकी वजह से ये ओवरऑल बढ़ती जा रही है? मेरा ख्याल है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ज्यादा है। कजन मैरिजेस इसमें ल्यूकीमिया में तो देखिए जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जेनेटिक मींस फैमिलीज के अंदर ये कैंसर और ल्यूकीमिया थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब है कि फैमिली का फैक्टर तो है, ठीक है। कोई एक जीन नहीं है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, उस तरह की तो नहीं है। मल्टीपल जीन्स होती हैं, मल्टीपल हिट्स होते हैं, तब कहीं जाकर ल्यूकीमिया बनता है। तो ये जीन्स होती हैं फैमिलीज के अंदर, तो ये फैक्टर तो है। लेकिन वैसे डायरेक्ट कजन मैरिज नहीं है। कजन मैरिज को अवॉइड करके आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। बहुत बीमारियां होती हैं ना, जैसे थैलेसीमिया को कजन मैरिज रोक के कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जेनेटिक फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल भी है। डाइट का मुझे मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा रोल है। डाइट का रोल दूसरे जो डिजीज हैं जैसे स्टमक की है, थ्रोट की है, या कुछ ओरल कैविटी की डिजीज है, उनमें रोल हो सकता है। कोई टॉक्सिन्स हैं किसी चीज के अंदर, वो आप खाते रहें तो उससे चीजें हो सकती हैं। इसके बाद ना सर अभी वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स होते हैं उनके माइंड में होता है, या ओवरऑल जो प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं उनके माइंड में भी होता है कि इनिशियल साइंस क्या होते हैं ल्यूकीमिया के कोई पेशेंट है उसको खुद वो अज्यूम कर ले जाए, क्योंकि इनिशियल पे इसको पकड़ा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाए। तो इसके इनिशियल साइंस आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं जिससे पेशेंट जज कर ले, टेस्ट करवा ले, और इसके स्पेसिफिक टेस्ट कौन से हैं जिससे आइडिया हो जाए कि मतलब अभी ये साइन स्टार्ट हो गया? देखिए इनिशियल साइन जो है ना,
इसका इसके जो इनिशियल साइंस हैं वो किसी वायरल डिजीज में भी हो सकते हैं, हम्म। आम सब टाइफाइड वगैरह, या कोई बूढ़े का गला वगैरह खराब है तो उसमें भी वही साइंस होते हैं, और टीबी में भी वही साइंस मिलते हैं, हम्म। और जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं उनमें भी वही साइंस मिलते हैं। इनिशियल साइंस का इशू नहीं है। हम्म। इशू इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ कितनी है। हम्म। ठीक है, हेल्थ के लिए आप बजटिंग करते हैं। अब देखिए, आपने फ़ोन लेना है, 2 लाख 3 लाख का फ़ोन ले लेते हैं। हम्म। गाड़ी आपकी 1 करोड़ की होती है, घर आपका 5 करोड़ का होता है। बिल्कुल है। साल में 5,000 रुपया आप अपने ब्लड टेस्ट पे नहीं लगाते हैं। हम्म। ठीक है, आई मीन जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो वो कहते हैं नहीं, कहीं से फ्री हो जाए, या कोई मतलब उस पर क्वालिटी का अगर ख्याल नहीं रखते। गाड़ी हम हमारी कोशिश होती है गाड़ी में अच्छी अच्छे सबसे अच्छी ब्रांड की गाड़ी है, हो, जूता है ना? सबसे अच्छा। और जब हमने टेस्ट करवाना है तो हम किसी भी जगह से करवा लेते हैं, तो किसी अच्छे ब्रांड से, किसी अच्छे नाम से, जो हम्म। अच्छी क्वालिटी है, जिनकी बेशक महंगा भी हो, लेकिन जो है जाहिर है कि वो आपकी लाइफ का मसला है, तो वो बिल्कुल। है। उससे अगली चीज ये है कि लुकीमिया किसी एक चीज से आप नहीं पकड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, लुकीमिया से मुराद ये है कि व्हाइट सेल्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। हम्म। तो अगर व्हाइट सेल्स 4,000 से 11,000 तक यूजली इनको नॉर्मल लिया जाता है, तो अगर हम्म। किसी के 25,000 हो जाएंगे तो हम उसको लुकीमिया कह देंगे? हम्म। उसको लुकीमिया नहीं कहेंगे। लुकीमिया एक पूरा पैकेज होता है। ठीक है, सही है। बाकी उसमें फैक्टर्स भी ठीक। उसमें फीवर होता है, पेशेंट को फीवर हम्म। ऐसा कि ठीक नहीं होगा, हम्म। वो उसको बार बार बुखार होता रहेगा, एंटीबायोटिक लेगा, ठीक हो जाए दोबारा हो जाएगा, महीनों सही के है। हिसाब से उसको फीवर होता है। हम्म। और उसके बाद भूख उसकी खत्म हो जाएगी, वजन उसका कम होना शुरू हो जाएगा। सही है। उसके ऑर्गन्स पे डिपेंडिंग अपॉन ल्यूकीमिया कौन सा है, ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन, किसी की स्प्लीन बढ़ जाएगी, किसी का लिवर बढ़ जाएगा, किसी को गिल्टियां बन जाएंगी, हम्म। और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर ब्लड टेस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आते हैं, सही। प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, वाइट सेल्स बढ़ जाएंगे, खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, बार बार हम्म। होती रहेगी, आप ब्लड लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगी। तो ये पूरा पैकेज होता है सही ये है। एक आधी चीज को हम लुकीमिया नहीं कहते। फिर उसके ये जब चीजें होती हैं तो फिर हम आगे जाते हैं, हम फिर उसकी बोन मैरो बायोप्सी है या कोई और टेस्ट होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, तो उनसे फिर ये डेफिनेट डायग्नोसिस बनता है कि बोन मैरो के अंदर आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, असल परसेंटेज वहां पे होती है। हम्म। तो उसी परसेंटेज को हम देख के बताते हैं कि ये लुकीमिया है, कौन सा लुकीमिया है, कौन सा नहीं है, हम्म। और आगे फर्दर इसका क्या टेस्ट करना है, क्या ट्रीटमेंट है इसकी, वो सारा बोन मैरो के ऊपर तकरीबन ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। तो लुकीमिया को हम ऐसे ही नहीं कि आप चलते हैं। और लुकीमिया भी सैकड़ों किस्म की लुकीमियाज हैं। बाद लुकीमियाज ऐसे हैं कि वो आपको 20-20 30 साल पता ही नहीं चलता, हम्म। और वो आपके साथ चल रहे होते हैं। और बाद लुकीमियाज ऐसे होते हैं कि आपको 1 महीना भी नहीं देते हम्म। कि कि उसकी इतना तेज उनकी प्रोग्रेशन होती है कि अगर ट्रीट ना करें तो 1 महीने में बंदा एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, आपको एज ए मेटालॉजिस्ट क्या लगता है कि साइंस इसको कभी ओवरकम कर लेगी? ओवरऑल जितने कैंसर सेल्स हैं, ल्यूकीमिया वगैरह हैं या जो भी हैं, इनको कभी हम ओवरकम कर सकेंगे? क्योंकि पास्ट में देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको साइंस के जरिए ओवरकम किया जा सके, बेशक वो वैक्सीनेशन की फॉर्म में हो। इस तरह अभी कोरोना की लहर आई, जाहिर सी बात है तो थोड़ी डिफरेंट चीजें, लेकिन फिर भी एज हीमाटोलॉजिस्ट आप तजर्बे के हिसाब से कह सकते हैं जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं तेजी के साथ, कि कभी हम इस चीज को ओवरकम कर लें टोटली? देखिए, ओवरकम करने के लिए तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ओवरकम कर भी लिया हुआ है काफ़ी हद तक। अच्छा नसब, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होना, अल खिदमत के डायरेक्टर हैं आप, सुंदस फाउंडेशन के अंदर FIC, उसके अलावा पीमा की जिम्मेदारी, कभी ऐसे लगता है कि इतनी मसरूफियात हैं, थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए? या कभी इसको ये सोचा कि इतना कुछ ना कुछ इतना कुछ मैनेज कैसे करें लाइफ के अंदर? असल में वही जो मैंने पहले बात अर्ज की थी कि जो जमीयत है और ये तहरीक है, इससे हम्म। HR मैनेजमेंट सीखी, जी। और टाइम मैनेजमेंट सीखी, सही। और सेक्रीफाइस सीखी। जाहिर है कि आपने जब एक वक्त में आपको 1 या 2 काम के लिए बनाया गया हो, हम्म। तो आपने अगर उसमें 4 या 5 काम करने हैं, तो हम्म। फिर आपको कहीं ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। चाहे फैमिली की सतह पे हो, चाहे पर्सनल अपनी ज़ात की सतह तक के हो, नींद कुर्बान करनी पड़ती है, या हम्म। अपनी पर्सनल चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं, रुपया पैसा कुर्बान करना पड़ता है। ये चीज़ें तो होती हैं, जैसा कि जमीयत में है, और बाकी तहरीकें पीमा और खिदमत में है, उसमें भी ऐसे ही है कि आमतौर पे समझा जाता है कि जो कितना बड़े जिम्मेदारी या ओहदे पर पहुंचेगा, वो हम्म। उतना ज़्यादा बेनिफिट है उसका। हम्म। यहाँ पे ये होता है कि जो जितना ज़्यादा
बड़ी जिम्मेदारी पे पहुंचेगा, और जिसको ओहदा कहते हैं लोग, यहाँ पे उतना ज़्यादा कुर्बानी है, हाँ, सेक्रीफाइस उतनी बर्डन। ज़्यादा है, चाहे पैसे की हो, चाहे टाइम की हो, चाहे प्रोफेशन की हो। तो स्टूडेंट लाइफ से जो चीज़ सीखी कि हमने उससे आगे प्रोफेशनल लाइफ। पढ़ाई को चौथे पांचवें नंबर पे रखा, हम्म। तो अभी भी पढ़ाई और अपना प्रोफेशन उसको तकरीबन चौथे पांचवें नंबर पे रखा हुआ है, तो बाकी चीज़ें पहले आती हैं, तो इसलिए चल अच्छा, रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतने टफ रूटीन के अंदर को अपना एंटरटेनमेंट के लिए या बच्चों को टाइम दे पाना, या ओवरऑल कभी ऐसा लगा कि ये जो मेरा प्रोफेशन है ये बहुत सारे रिश्तों पर गालिब आ गया है, उसकी वजह से कभी कोई ऐसा मसला क्रिएट हुआ हो कि रिश्तेदारों को टाइम ना दे पाए हों, बच्चों को टाइम ना दे पाए हों, घर वालों को, या इन चीज़ों को फिर मैनेज कैसे करते हैं, और ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए आपकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं? एंटरटेनमेंट हमारा काम ही एंटरटेनमेंट है। जैसे मैंने कहा कि आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन हो जाए, तो फिर तो आप इंजॉय करते हो उसको। सही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को एंजॉय करता हूँ। सही है। मैं बाय चांस इसमें नहीं आया, मैं बाय चॉइस आया हूँ, हम्म। और मैं इसको पसंद करता हूँ, तो इसलिए एक तो ये चीज़ है। हम्म। बाकी जाहिर है कि चीज़ें सेक्रीफाइस, जैसे मैंने कहा कि सेक्रीफाइस तो होती हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। बच्चों का टाइम जाहिर है कि आपकी वाइफ अगर कोऑपरेटिव हो तो वो आपको कर लेती हैं। ओवरऑल अगर हम डॉक्टर्स को देखें ना, तो आप भी जानते होंगे बहुत सारे डॉक्टर्स को कि हम्म। सुबह 6 7 8 बजे से काम शुरू करते हैं और जी। रात 12 1 बजे तक करते हैं काम, क्लिनिक में मरीजों के साथ लगे रहते हैं, तो लाइफ तो उनकी भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे तो ही। हम तो फिर भी कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं साथ, जैसे मेडिसिन डॉक्टरी तो कर रहे हैं अपनी, जी। लेकिन कोई ना कोई खिदमत खल्क का भी कर रहे हैं काम, और लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का भी काम कर रहे हैं, और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और माशरे में एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी के साथ भी काम हो सकता है। बतौर डॉक्टर आपका सिर्फ यही काम नहीं है कि आप मरीज देखते रहें और पैसे बनाते रहें, और भी आपके काम हैं जो कि सोसाइटी से आप लेते हैं, आपने सोसाइटी को रिटर्न भी तो करना है। सही। तो ये जब चीज़ें हों तो फिर आप सेटिस्फाई होते हैं। सब इसके अलावा आपका जिस तरह का प्रोफेशन है माशाल्लाह, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप काम करते हैं, कभी कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको आपने पूरी जान, ज़ाहिर सी हर मरीज़ आपके लिए जो है वो आप उसके ऊपर पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच जाए। कोई ऐसा मरीज़ है जो अभी तक आपके माइंड में हो, जिसका ऐसा केस हो कि आप जो है ना टोटल एक दफ़ा मतलब जैसे कहते हैं दहल जाना, ओवरऑल उसका वाक़या अभी तक आपको याद हो एक याद दहानी के तौर पर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका हो? बहुत सारे होते हैं, हुँ। बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं होता, और होते रहते हैं ये चीज़। अच्छा। बीइंग डॉक्टर हम लोग ना, देखें आप एक आम बंदे से पूछें हुँ। कि आपने अपनी ज़िंदगी में आपके सामने कभी किसी की जान निकली है? आपने कोई बंदा लाइव मरते हुए देखा है? हुँ। किसी आम बंदे के सामने बताएँ, हुँ। तो वो आपको शायद ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम्पल दे सके, हाँ जी, मैं आज से हाँ, 20 साल और पहले डॉक्टर तो ज़ाहिर सी मेरा फलाँ चाचा था या मेरे वाले साहब थे, या मैंने उसको मरते देखा था। हुँ। तो हमारे सामने बीइंग डॉक्टर हमारे सामने रोज़ाना 2 3 बंदे मरते हैं, और उनको रिवाइव कर रहे होते हैं, उनको सीपीआर्स कर रहे होते हैं, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए लाइफ जो होती है ना, वो जो डेथ है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती हुँ। कि जो हमें परेशान कर सके। हाँ, एक चीज़ जो बड़ी तंग करती है, बड़ी पिंच करती है, दुःख भी देती है, वो चीज़ कि जो दवाइयाँ हैं बहुत महँगी हैं, हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा महँगी हो चुकी है। वो सही। कि लोग भी उसका ख्याल इतना नहीं रखते, लेकिन जिन्होंने रखना है उनके लिए भी हेल्थ बहुत ज़्यादा महँगी हो चुकी है। और हमारा जो प्रोफ़ेशन है, जो हेमेटोलॉजी है और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है, और डायग्नोस्टिक फ़ील्ड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा महँगी है। तो जब लोग फ़ीस नहीं दे सकते, या दवाइयाँ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास तो क्लिनिक में जो मरीज़ आते हैं, हुँ। आप यकीन करें बाज़ औक़ात उनको वापसी का किराया भी देके खुद अपने पास से भेजना पड़ता है। अच्छा। तो फ़ीस तो उनसे क्या लेनी। तो ये इस तरह की चीज़ें देख के बड़ा दुःख होता है कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई मजबूत प्लान हो कि हुँ। जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए। सरकारी हॉस्पिटल बहुत करते हैं, हुँ। बहुत कुछ होता भी है फ्री लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा हैप हैज़र्ड है, तो हुँ। उसको स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि लोगों तक अच्छे तरीके से जो है वो सेहत की जो सहूलियात हैं वो पहुँच सकें। ना साहब, जो डॉक्टर का और फार्मा कंपनीज का आपस के अंदर ताल्लुक होता है, जाहिर सी बात है वो ऐसे समझ लें जैसे दो धारी तलवार है।
तो वो किस तरह से डॉक्टरों को कैप्चर कर रहे होते हैं, या कभी आपको अप्रोच किया उन्होंने, या क्या वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आम ऑडियंस जो है वो ये सुनना चाहती है। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि मतलब ऐसा समझ लें अपने मफाद के लिए जो मरीज हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ कमीशन के लिए। आप इस रिलेशन को कैसे देखते हैं, या क्या ये पॉजिटिव है, या आप इससे कैसे बचे, या आपकी कभी इन्वॉल्वमेंट रही हो, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, लोग शुरू में आते थे कि जी हमारी फलां दवाई ये लिख दें तो इतना पैसा ये वो, लेकिन उनको अंदाज़ा हो जाता है कुछ अर्से के अंदर ही। अब मार्केट में आपकी रिप्यूट हो जाती है कि भाई इन्होंने इस तरह का काम नहीं करना। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी चाय और अपनी अपनी इवन के बॉल पॉइंट और पेपर वेट स्टैम्प, ये तक जो है मैं अपनी बाजार से खरीद के लाता हूँ। मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, आप मेरा टेबल देख लें, इस पे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई टैग लोगो नजर नहीं आएगा इसके ऊपर। सारी चीजें मेरी अपनी बनी हुई हैं। इवन कि मेरा जो प्रिंटिंग पैड है जिस पे मैं दवाइयाँ लिख के देता हूँ, उस पे भी वो भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नहीं बना के दिया होगा, और मैं अपने पैसों से बनवाया। ठीक है, सादा ना होना वो एक अलग चीज है। मैं वैसे भी साथ, मैं समझता हूँ कि आपका जो कंटेंट है या जो आप क्वालिटी दे रहे हैं वो मैटर करती है। आपके जो प्रेस्क्रिप्शन पैड का डिजाइन मैटर नहीं करता। बिल्कुल आपके जो जो प्रेस्क्रिप्शन पैड है वो आर्ट पेपर पे हो और 4 कलर में हो और उस पर मरीज को उसको फायदा ना हो रहा हो तो उसको कोई फायदा नहीं। और आप एक सादा कागज के ऊपर पेपर के ऊपर लिख के मरीज को दवाई दें, मरीज आपका ठीक हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, अब ये देखें, मेरी फीस अगर फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये मेरी फीस है, तो मैं जो दवाई लिख के दे रहा हूँ 25,000 की है। ठीक है, तो मैं तो 3,000 ले रहा हूँ, बाकी वो 25,000 रुपया जो, जैसे मैंने बताया ना कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, वो 25,000 रुपये कौन खा रहा है? सही। ठीक है, इसका मतलब है मैं तो मरीज के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तो चलो मरीज को अपनी फीस छोड़ भी दूंगा, मैं तो उसको घर जाने का किराया भी दे दूंगा, लेकिन वो 25,000 रुपया वो कौन खा रहा है? असल चीज ये इम्पोर्टेंट है, ये मेन क्वेश्चन कि इस पे, और मरीज भी यही समझते हैं शायद कि ना डॉक्टर जो ना बहुत महंगा है। हालांकि डॉक्टर का कसूर नहीं है, दवाई की कीमत तो मैंने नहीं बढ़ाई। ठीक है, ना ही मैं दवाई बनाता हूँ और ना ही वो मेरी मर्जी से वो कीमत बढ़ाते हैं, या और ना ही मेरी मर्जी से डिस्काउंट देते हैं। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 5% डिस्काउंट दे देंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो 5-10 का मतलब है कि 2-3 हज़ार ही डिस्काउंट होगा ना मरीज को। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें किधर जा रही हैं। जहां तक फार्मास्यूटिकल का और डॉक्टर्स के रिलेशन का ताल्लुक है, उसके बारे में पीमा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बड़ी वाज़ेह गाइडलाइंस दी हुई है कि उसमें यह है कि आपने कोई भी ऐसी दवाई नहीं लिखनी जो कि मेरिट पे ना हो, मरीज को उसकी ज़रूरत ना हो। आपने कोई भी ऐसी चीज़ का इलाज नहीं करना जो आपको आता ना हो, और उसके अलावा आपने किसी से कमीशन किक बैक कट नहीं लेना। हाँ, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आप समझते हैं जिसका कि डॉक्टर जो कि ज़रूरी हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी फ्रेटर्निटी और मरीजों को जिसकी ज़रूरत है आप वो उनसे स्पॉन्सर करवाएं। सही है, ये हमारी और इस पे जो पीमा का शरई बोर्ड है उसके भी फतवा मौजूद हैं और उलमा कराम के फतवा भी इसके ऊपर मौजूद है, वो कर सकते हैं। हाँ, पर्सनल यूज़ के लिए आप समझते हैं कि कोई डॉक्टर ये समझता है कि ये जैसे कि मैंने बताया कि फीस 3,000 है और दवाई 25,000 की है, तो कोई डॉक्टर समझता है कि इस 25,000 में मेरा भी शेयर है, तो वो फिर गवर्नमेंट से इसकी परमिशन ले कि मैंने फार्मेसी बनानी है, वो फार्मेसी बनाए, वहाँ पे एडवांस पेमेंट करके वो दवाइयाँ परचेज करके रखे और मरीजों को सेल करे वो, और उसकी प्रॉपर जो भी SOP है फार्मेसी की उनको पूरा करे। लोगों ने बनाई हुई है फार्मेसीज, वो जायज़ भी है, वो हलाल भी है, लेकिन अपनी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर दवाई लिखना, वो दवाई जहाँ से मर्जी मिले और उस दवाई के ऊपर कमीशन लेना, वो हराम है, वो उसकी इजाज़त नहीं है। सही, ये है इसका बीमा का भी और मेरा भी तरीकाकार भी यही है, और होपफुली हमारा जो दीन है वो भी इसको अच्छा नब साहब, जमीयत का स्ट्रक्चर तो बड़ा वाज़ेह है माशाल्लाह, आप उसके अंदर आपने इतना अच्छा भी किया, बहुत कुछ सीखा भी। जिस तरह पीमा के बारे में बताएं, एक तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदर अभी तक उस तरह से जो है वो गाइडेंस नहीं है,
लोगों तक इसकी जिस तरह एडवर्टाइजमेंट समझ लें कि बड़ी कम है, जिस तरह बाकी वाईडीए है या बाकी जितनी भी डॉक्टर्स की एसोसिएशन वगैरह हैं, तो इसका आपको नहीं लगता बड़ा कम एक्सपोजर है? देखिए पीमा जो है ना, वो उसको अगर आप आसान लफ्जों में डिफाइन करें कि एक प्रोफेशनल तंजीम है, नंबर दो ये खिदमत खल्क के लिए तंजीम है, सही है। नंबर तीन ये डॉक्टर्स के हकूक की बजाय डॉक्टर्स के फ़राइज़ की तंजीम है। सही है, ये सबसे मेन बात। ये तीन चीज़ें बीमा का क्रक्स है। तो उसमें आप देख लें कि ज़ाहिर है कि जिसका मंशूर इतना ज़्यादा सख्त हो तो उसकी तरफ लोग ज़रा आराम से आते हैं फिर। तो इवन देन मैं समझता हूँ कि अगर लोग नहीं आते या लोग कम आते हैं तो उसमें हमारा कसूर है, हमारी एफर्ट का कसूर है। हमने यही देखा है कि जहाँ पे एफर्ट होती है वहाँ लोग आ जाते हैं, जहाँ पे एफर्ट नहीं होती वहाँ लोग नहीं आते। तो एफर्ट का मसला है। और ज़ाहिर है प्रोफेशनल लाइफ में हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है मैं 5 जगहों पे चीज़ों को देखता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पीमा जो है वो काम कर रही है ऑल ओवर पाकिस्तान। तकरीबन पीमा के 6,500 के करीब मेंबर्स हैं और फैसलाबाद के अंदर भी 100 के करीब मेंबर्स हैं। तो हम मीटिंग करते हैं, महाना मतलब मिलते भी रहते हैं। तो काम तो हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये उस तरह नारेबाजी और हड़तालें और वो वाला काम नहीं है। ना सब आप माशाल्लाह पीमा फैसलाबाद के सदर भी हैं, तो ये जो सदारत आपको मिली है ये ओवरऑल इंतखाबात हैं या तल्लुकात, इसकी थोड़ी वजाहत है। नहीं, तल्लुकात तो मैंने जैसे कि बताया कि ये तो हम तो भागते हैं इन चीज़ों से। हम तो जान भी जाते हैं इन चीज़ों से कि ये हमारे गले ना पड़े, कि जितना ऊपर जाएंगे जितनी ज़्यादा आप जिम्मेदारी होगी उतना ज़्यादा कुर्बानी है आपकी। तो ताल्लुकात तो मेरा नहीं ख्याल के इसमें कोई ताल्लुकात तो वहाँ हो ना जहाँ ख्वाहिश हो किसी चीज़ की, पतन ख्वाहिश नहीं है। तो बाकी इंतखाबात वैसे ही होते हैं, सीक्रेट बैलेट होता है। मेंबर्स पीमा के उस शहर के या उस जिले के जहाँ पे भी इंतखाब होता है वहाँ बैठते हैं। वो एक सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए एक बंदे का नाम लिखते हैं, एक बंदा नाज़िम इंतखाब होता है या इलेक्शन कमिश्नर उसको कह सकते हैं, वो उसको दे देते हैं। वो जो कसरत राय के ऊपर जितने भी लोग हों, वो जो भी उनमें से जिसके नाम वो जिम्मेदारी निकल रही होती है उसको वो नाम पढ़ के सुना देता है। उसमें ये नहीं होता कि बताएं कि जी इसको इतने वोट मिले, फलाने को इतने वोट मिले या फलाने को इतने वोट मिले। तो इसमें कोई बंदा जो है वो कैंडिडेट नहीं हो सकता। उसमें ये नहीं कह सकता जी मैं सदारत के लिए खड़ा हूँ मुझे वोट दें। सही, वही यानी कि स्ट्रक्चर है। ऐसे नहीं होता। इसमें एक ऊपर शुरा होती है, एक मुशावरती कमेटी होती है, वो 2 से 3 नाम दे देती है लोगों की गाइडेंस के लिए कि अगर आप इनको देना चाहें तो दे दें, अगर इसके अलावा भी किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। सही है। तो वो वही तरीका है। अच्छा ना सब, आपको नहीं लगता कि सियासी वाबस्तगी की वजह से आपने कभी पीमा की जो गैर जानबदारी है उसके अंदर कोई कभी मसला आया हो सियासी वाबस्तगी की वजह से? देखिए जी, पीमा गैर जानबदार तो नहीं है। पीमा गैर जानबदार नहीं है, प्रोफेशनल है। और जो भी गैर जानबदार मीन जो भी इसका मंशूर है उसके मुताबिक काम करती है। और वो इस्लाही मंशूर है, खिदमत खल्क का मंशूर है। बाकी सियासी वाबस्तगी से मुराद अगर किसी को वोट देना है तो वो तो फिर अपनी मर्जी के हिसाब से आप दे सकते हैं जिसको भी देना चाहे, उसमें तो कोई इख्लाफ वाली बात नहीं है। वो तो हर बंदे का अपनी हक आज़ादी है। इसके अलावा पीमा की जितने भी सियासी या ओवरऑल फलाई काम हो रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी है या चेक एंड बैलेंस है उसका मेयार क्या है? देखिए पीमा का मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊं ना आपको, इसमें एक सदर होता है और एक जनरल सेक्रेटरी होता है, साथ में एक शहर की मशावरती कमेटी होती है। उसमें सदर और सेक्रेटरी की मशावरत से लोगों को ऐड किया जाता है। सही है। फिर किसी में प्रेस की मैनेजमेंट लग जाती है, कोई तरबियत का मुंतज़िम होता है, कोई फाइनेंस का मुंतज़िम होता है, ऐसे करके मुख्तलिफ शोबे जाते हैं। कोई क्लिनिकल मीटिंग्स का करवाता है तो उनको करवाता है। और चेक एंड बैलेंस यही है कि माहाना मशावरत में एक सालाना मशावरत होती है, उसमें प्रोग्राम्स पूरे साल का शेड्यूल तय किया जाता है कि फला फला महीने में हमने ये चीज़ें करवानी है। और उसको फिर हर महीने की बुनियाद पे देखा जाता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। हर महीने मीटिंग होती है, उसमें देखा जाता है। और एक जो सदर होता है वो 2 साल के लिए इंतखाब होता है। पीमा में एक सदर दूसरी दफ़ा कंसेक्यूटिव मुंतखब नहीं हो सकता। हाँ, वो एक टेन्योर छोड़ के दोबारा हो सकता है, लेकिन
बहुत कोई इनएविटेबल हो तो हो भी सकता है, ऐसी कोई उसमें नहीं है, लेकिन रवायत नहीं है ये कि एक बंदा दो मुसलसल मरतबा सदर नहीं बन सकता। तो अच्छा, अभी जो हमारी पॉडकास्ट है वो इख्तिताम के मराहल की तरफ रवा दवा है। तो नसब आपका अगले 5 साल के अंदर आपके प्लान्स क्या हैं? क्योंकि होता ही है ना कि आप एक फील्ड के अंदर हों तो अगर आप एक टाइम का खुद को एडवांस ना करें तो आप इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो आप अगले 5 साल के अंदर कोई नई तहकीक या खुद को मॉडिफाई करने के लिए क्या प्लान कर रहे जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 5 साल वाकई एक चीज़ 5 साल में सेचुरेट हो जाती है, हैं? और 5 साल तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके कंपेटिटर्स आना शुरू हो जाते हैं उसी उसी प्रोफाइल के अंदर, तो हम्म। फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये हकीकत है। तो इंशाल्लाह अगले अभी कुछ अरसे में ही जो हम इंशाल्लाह करेंगे वो एक सेटअप एक बनाना है, जिसमें कि एक ब्लड बैंक, एक फार्मेसी, एक डायग्नोस्टिक का सेटअप और एक मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक जो है वो एस्टेब्लिश करने का प्लान है। क्लिनिक होगा, इंडोर की फैसिलिटी नहीं होगी उसके अंदर। इंडोर के लिए हम किसी करीबी हॉस्पिटल के साथ एमओयू करेंगे। तो हम्म। फिलहाल वो रेंटेड प्लेस में हमने शुरू करना है, सरगोदा रोड के ऊपर। और कुछ मेरे प्रोफेशनल सरकारी मामला थे जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा स्टक हो गया, हम्म। तो वरना अब तक हम शायद शुरू कर चुके होते। और ये इसको अगले 5 साल तक इंशाल्लाह कंसोलिडेट करेंगे। सही। और उसके अगले 5 साल में फिर, और उसके अलावा भी एक और चीज़ हम शायद अगले 5 साल के अंदर अंदर ही शुरू कर दें, वो है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। कुछ ग्रुप हमने सेलेक्ट किए हैं, कुछ ग्रुप्स हमने, कुछ फार्मूली हमने बनवाए हम्म। हैं प्रोफेशनल फार्मासिस्ट से। उनको किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा के मार्केटिंग करेंगे और उनको सेल करेंगे। और ये इंशाल्लाह अगले 5 साल का प्लान है। नसब एक शेर है कि मैं गर्दिश दौरान कामी हूँ, जिसने ज़माना नहीं देखा मेरा चेहरा देखे। आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह जमीयत के अंदर, ओवरऑल फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों के अंदर आप रहे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहीं। तो आप एक ऐसे समझ लें कि तजर्बे का एक समंदर है। तो आज के नौजवान को या जमीयत के अंदर हो या डॉक्टर हो, आप उसको क्या पैगाम देंगे एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित देखिए, पर्सनली मैंने जो चीज़ देखी है वो ये देखी है कि सदका जो है ना, हो? उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कहते हैं कि शायद हदीस में है कि जब इंसान को जन्नत में या आखिरत में पेश किया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अमल है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में वापस भेज दिया जाए तो तुम करना चाहोगे। तो वो कहेगा कि मैं खैरात और सदका करना चाहूँगा। क्या बात। इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। माशा। और जब जहाँ हदीस के अंदर, अकवाल के अंदर, कुरान के अंदर भी आता है कि ये सदका जो है आपके पैसों को कम नहीं करता, आपके माल को, पैसों का लफ्ज़ नहीं है, माल को कम नहीं करता, ये बढ़ाता है उसको। बिल्कुल बेशक। और ये चीज़ें पर्सनली मैंने देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें देखी। जो आप बात करते हैं ना, अच्छा इसमें माल में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। माल के अंदर आपकी तालीम आती है, आपका स्किल आता है, आपके पैसे आते हैं, आपका वक्त आता है। बिल्कुल। और एक बात हमेशा याद रखें कि सदका क्या चीज़ है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है या एक्स्ट्रा करें, उसको एक्स्ट्रा निकालें अपनी ज़रूरियात को लिमिट करके या ज़्यादा कमा के, उसको आप खर्च करें, उसको दे दें। दैट इज सदका। ठीक है। सही। तो पर्सनली मैंने ये देखा है कि जो बंदा सदका नहीं करता ना, वो अपने ऊपर भी नहीं लगा सकता। ठीक है। आप टाइम नहीं निकालेंगे लोगों के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, तहरीक के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, तो आप अपने ऊपर भी टाइम नहीं लगा सकते। आप जो है पागल होकर मर जाएंगे। इतना ही नहीं कि आपके पास ज़हनी सुकून नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर आप लोगों के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, पैसे नहीं लगाएंगे, मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को आप नहीं देंगे, आप बाय गॉड अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकेंगे। मैंने कंजूस लोग देखे हैं, टूटी हुई जूती होती है, करोड़ोंपति अरबोंपति लोग होते हैं, टूटी हुई जूती होती है, उनके कपड़े मैले होते हैं, इसमें बदबू आ रही होती है,
ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि वो खर्च नहीं करते, लोगों को नहीं देते, अपने अल्लाह मियाँ अपने ऊपर भी लगाने की तौफीक उनसे छीन लेता है। तो सदका जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी लेवल पे हैं, जो कुछ भी है आपके पास, ठीक है, आपके पास तालीम है, आपके पास दीन है, आपके पास वक्त है, फीस मानना मैं समझता हूँ, मैं चूंकि एक डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, खुद भी डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो उम्र की स्टेज में पहुंच चुका हूँ कि मुझे लगता है कि पैसा जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि टाइम अपना निकालें, टाइम का सदका करें, लोगों को टाइम दें, अपनी जो स्किल है वो जाएं और वहाँ पे जाके खर्च करें, अपना टाइम लोगों के साथ खर्च करें, और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए अपना टाइम निकालें, जो भी चीज़ें उधर दें जाके। तो ये करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके टाइम में बरकत डालेगा। जैसे कि आपने मुझे पूछा ना कि आप 5 जगहों पे कैसे करते हैं, उसकी वजह है कि मैं टाइम लोगों को देता हूँ, मैं अपने टाइम का सदका करता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ, जैसे कि आपने पूछा ना अगले 5 साल में क्या करना है, तो 5 जगहों में ऑलरेडी जा रहा हूँ, 2 प्रोजेक्ट्स और हैं, तो 7 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स के टाइम है अभी, निकल सकता है, और उसकी की क्या है कि हम टाइम को स्पेंड करते हैं उसकी अच्छी जगह पे। ना सब अपनी जिंदगी का जो आप ओवरऑल जिंदगी को डिफाइन करके एक अगर निचोड़ निकालें, कुछ सबक देना चाहें, सर हम जूनियर से आपके, उसके अलावा ओवरऑल जो हमारी ऑडियंस है उसको आप एक सबक देना चाहें अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, तो वो क्या होगा? सबक जो ना मल्टीपल है, ठीक है, बतौर बेटा आपके लिए अलग सबक है, ठीक है, बतौर एक शौहर के जब आप शादी होगी आपके लिए अलग सबक है, बतौर बाप के लिए आपके लिए एक अलग सबक है, और बतौर डॉक्टर के, बतौर एक प्रोफेशनल इंसान के आपके लिए एक अलग सबक है, बतौर एक मुसलमान के और बतौर एक इंसान के, हर बंदे के लिए हर चीज में आपका एक अलग अलग सबक। तो जिंदगी एक सबक के सारे नहीं गुजरेगी, बिल्कुल। जिंदगी में आपको बहुत सारे असबाब को इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा। तो उसमें देख लें कि कुरान की क्या अहकामात हैं, अच्छा बाप क्या होता है, अच्छा प्रोफेशनल क्या होता है, अच्छा नॉलेज क्या होता है, अच्छा बेटा क्या होता है, तो वही असबाब हैं, उनको आपने इंटीग्रेट करके चलना है, बैलेंस रखना है लाइफ के अंदर। तो जो बुनियादी सबक है वो बैलेंस है लाइफ के अंदर। आप एक कोई बुत नहीं है, आप कोई पौधा या कोई दरख्त नहीं है, आप इंसान है, और इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इंटरेक्शन उसके साथ होता है, उन सारों के दरमियान बैलेंस रखना है, ये आपकी ज़िंदगी का सबक है। और खेलें भी और अपने ऊपर भी तवज्जो दें, इंजॉय भी करें, पढ़ें भी, दीन का काम भी करें, अच्छे बेटे भी बने, अच्छे बाप भी बने, अच्छे शौहर भी बने। उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चंस हैं, मैं जिस तरह हमने जमीयत से स्टार्ट किया था, तो मैं भी चाहूँगा जमीयत से करूँ कि आजकल की जमीयत से क्या आप मुतमिन हैं? मैं मुतमिन नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, कहा जाए ना, मैं ये नहीं कि मैं तो हैरानी होती है कि काश मैं इस तरह का होता अपने टाइम के दौरान, काश मैं इस तरह का होता, मैं इतना बहादुर नहीं था, मैं इतना बोल्ड नहीं था। ठीक है, वो इखलाकी लिहाज से ठीक थे, लेकिन मैं इस तरह का नहीं था, कमजोर आदमी था मैं गुनाहगार आदमी था, दुनियादार आदमी था, मैं अभी भी अपने आप को दुनियादारी समझता हूँ। तो जितनी जमीयत के लोग दीन के साथ और तहरीक के साथ और अपनी स्टडीज़ पढ़ाई के साथ, तालीम के साथ और अपने इंस्टीट्यूट के साथ जितने लोग इस वक्त वाबस्ता हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं था, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। और आजकल जो जो जदीद टूल्स हैं, जैसे कि ये सोशल मीडिया है, और मुझे पता है क्योंकि आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन रहती है, आपके जो उसके सेफ के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप ऐप की तरफ जा रहे हैं, और बुक्स हैं आपकी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि आप लोग ने, जमीयत ने और आप लोगों ने वक्त के साथ साथ इवॉल्व किया है, बिल्कुल ऐसा, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग किसी से पीछे नहीं है, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल पीछे नहीं है, आगे ही है बल्कि। सब आखिरी क्वेश्चन, नाज़िम मुकाम के नाम आपका कोई पैगाम रिगार्ड, जाहिर सी बात है ये सबके माइंड में भी था और सबने कहा कि मुश्किल भाई से आपने ज़रूर पूछना है, और कोई एक पैगाम उनके लिए, कोई इनोवेशन, कोई मशवरा वो आप देना चाहिए। देखिए, नाज़िम मुकाम जो है, मैं समझता हूँ कि मैंने तो हमेशा जो भी पीएमसी का नाज़िम मुकाम रहा है, मैंने तो उसको अपना नाज़िम समझा है, बिल्कुल ऐसा।
अपना नाज़िम समझा है, क्योंकि मैं भी उसकी मेरी जिम्मेदारी रही है, लेकिन मैं अभी भी और उससे पहले भी जो नाज़िम साहब थे उनकी मैं वैसे ही इज़्ज़त करता हूँ या करता था जिस तरह कि मैं अपने, जब मेरे ज़माने में हाज़िर सरदस्त मेरे नाज़मीन थे, मैं उनकी इज़्ज़त करता था और उनके साथ रिस्पेक्ट करता था, और वो वैसे ही करता था। तो इसलिए बीइंग अ कारकुन मैं अपने नाज़िम को कोई मैसेज दूँ तो वो तो एक छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है कंसिस्टेंसी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इस वक्त जमीयत में हैं, 1-2 साल के बाद आप लोगों ने स्टूडेंट से चले जाना है, प्रोफेशनल लाइफ में चला जाना है। तो जो भी अपनी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं तहरीकी, डॉक्टर हैं तो बीमा में आ जाएं, कोई और हैं तो अलखिदमत का प्लेटफॉर्म है, जमात का प्लेटफॉर्म है, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। अपना टाइम ज़ाया ना करें उसमें। जो ही आप जमीयत से फारिग हों फ़ौरन अपने से अगली, क्योंकि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ, या कोई कॉमा है यहाँ पे या कोई ये फुल स्टॉप है, ठीक है। दिस इज़ द सेम सेंटेंस, ये एक जुमला है जो कि पूरा हो रहा है। आपकी जब तक आप अल्लाह को प्यारे नहीं हो जाते ये चलता रहेगा। तो आपने एक कौमे के बगैर अगली जुमले के अगले जो लफ्ज़ है उसके ऊपर आपने पहुंच जाना है। जमीयत के बाद बीमा है या जो भी आपकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या खिदमत है या जमात है, उसमें फ़ौरन आपने जाना है। तो और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो काम कर रहे हैं उसमें लगें, उसको समझें और उसको उसमें इनोवेशन लेके आए वक्त के साथ साथ। ये बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुबश्शिर रज़ाक खान, जिनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और उनके जो ओवरऑल तजर्बात हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। ज़ाहिर सी बात है, मिलते भी रहते हैं, सीखते भी रहते हैं, और ये हमारे लिए एज ए मोटिवेशन है। जिनकी ज़िंदगी से हमें ये पता चला है कि बेशक आप जितने भी बड़े हो जाएं, अगर आप चाहें कि दीन और दुनिया जो है वैसे तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन समझा जाता है, अगर दीन और दुनिया को आप इकट्ठे लेके चलना चाहते हैं आप चल सकते हैं। आप इतने बड़े होकर भी आप मरीजों के साथ भी हेल्पफुल रह सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए जो ओवरऑल मोटिवेशन है, हमारे लिए मोटिवेशन है। और इनकी ज़िंदगी को पहले देखें तो इतने सारे मामला को जिस तरह ये मैनेज करते हैं, तो ये अपने अंदर एक खुद मिसाल है। तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और हम जो है बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसे सीनियर मिले कि हमें हमेशा मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी नाज़रीन के लिए इस तरह की पॉडकास्ट आती रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहना है, और तब तक के लिए